यस, गुड इवनिंग ऑल। मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आप लोगों के? गुड इवनिंग सर। सर गुड इवनिंग। एक बहुत ही फेमस डेस्टिनेशन अभी आप लोगों के लिए मुझे मिला है। बहुत सारे लोग वहां घूम कर आए हैं और बहुत सारे लोग अभी भी वहीं हैं। आप लोग घूम कर आए नहीं आए? कहीं घूमने गए हो क्या अभी रिसेंटली 2-4-5 दिन में या पिछले 10-20 दिन में? बहुत सारे लोगों के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके कॉल आए हैं और एक बहुत फेमस डेस्टिनेशन है जहां सब गए हैं, दैट इज डिप्रेशन। वो सभी मुझसे ये बोल रहे थे कि सर मैं डिप्रेशन में चला गया था। अरे अच्छा, फिर कब आए हो? कल ही लौटा हूँ। तो सफर में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? सो जिनको टाइम मिला है, जो 23rd को रेडी थे, लास्ट मंथ की 23rd को जो रेडी थे, मोस्टली वो ज्यादा डिप्रेशन में गए। उनको अचानक से ऐसा लगने लग गया है कि हम जितना अच्छा कर पाते हो 23 को ही कर पाते, उसके बाद अगर टाइम मिला है तो उसमें हम डिटेरियोरेट ही हो रहे हैं। तो इस सिचुएशन से जो भी पढ़ा है, जिसने भी अच्छे से पढ़ाई करी है, लगभग वो सभी उससे गुजर रहे हैं। 2 दिन 3 दिन सभी ने खराब किए हैं। और एक कॉमन चीज ये है कि ऐसा समझ लीजिए कि कोई भी ऐसा सडनली इमोशनल इंस्टेंस हुआ है जिसमें हम इन्वॉल्व हुए हैं। अब इन्वॉल्व होने के बाद फिर उस गुस्से में कि हमने इसमें 4 घंटे खराब कर दिया, हमने इसमें 5 घंटे खराब कर दिया, हमने इसमें एक इवनिंग खराब कर दी, तो हमने आगे की 2-3 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे और उसमें खराब किए। मोस्टली ये सभी के साथ हुआ है। तो इस चीज को लेकर ये नेगेटिविटी में मत जाना कि ये गलती स्पेशली मेरे से हुई है। इट इज बैलेंसिंग, ये सबके साथ हुई है। ठीक है, चलिए शुड वी स्टार्टेड। जिन्होंने पहले लीपा पोती और ये वाली क्लास ले चुके हैं वो आई डोंट थिंक देयर इज नथिंग स्पेशल। अगर किसी ने पहले ली है तो फिर आप टाइम मत वेस्ट कीजिएगा। स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ एक बार। क्या स्क्रीन देख पा रहे हैं? क्या आप लोग स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस सर। ओके, चलिए। सबसे पहले हम इस चीज पर आते हैं, व्हाट आर द कॉमन चैलेंजेस। कॉमन चैलेंजेस से मतलब ये है कि एक चीज मैंने कई बार क्लास में, जो मेरे डिस्कशन ग्रुप्स में रहे हैं और जो कोई भी प्रोग्राम जिन्होंने अटेंड किया है, आई थिंक उनको ये पता होगा। दैट इज वन थिंग कि जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी चैलेंज है, वो चैलेंज ही हमेशा सजेशन में आता है। ये मैं कई बार बता चुका हूं। तो ये चीज आप याद रखना कि चैलेंजेस एंड सजेशंस आर नॉट डिफरेंट। ठीक है, ये कभी भी होगा कि मान लीजिए कोई वल्नरेबल ग्रुप है, कोई भी भेद्य समुदाय है, जितने तरह के वल्नरेबल ग्रुप है, ये जो टेक्निक मैं बता रहा हूँ लीपा पोती, दैट इज फॉर ऑल द ग्रुप्स। जितनी तरह के हो सकते हैं, जितनी तरह के का मतलब आपको जितने भी कमजोर तबके दिखते हैं, जितने भी कमजोर तबके जिनको आप इंक्लूड कर सकते हैं, लाइक विमेन, SC ST, एज्ड लोग, जो उम्र दराज लोग हैं उनके लिए ले लीजिए, डिसेबल्ड ले लीजिए, चाइल्ड ले लीजिए, LGBT कम्युनिटी ले लीजिए, ट्रांसजेंडर्स इसमें इंक्लूड हो जाएंगे हालांकि। सो ट्रांसजेंडर्स ले लीजिए या वोट एवर व्हाट यू लाइक, जो भी आपको वहां पर पेपर में आते हैं वो सभी इसमें इंक्लूड हो जाएंगे और इससे कवर हो जाएंगे। अब मैं दोबारा से इस चीज को रिपीट कर रहा हूं कि जो चैलेंजेस इनके सामने है, जब भी हमारे सामने ऐसा क्वेश्चन आता है कि इनकी स्थिति को कैसे सुधारा जा सकता है, तो वहां पर हमेशा यही होगा कि जो चैलेंजेस हैं उन्हीं को सुझाव में लिखना है। मतलब अगर क्वेश्चन आएगा, पहली बात ये कि आपको मोस्टली चैलेंजेस और सुझाव पर डिफरेंस आएगा। तो जब हम सुझाव पर आते हैं, मान लो हमने ये लिखा है कि महिलाएं कमजोर क्यों हैं, तो महिलाओं में जागरूकता की कमी है। तो जागरूकता जब हम सुझाव में लिख रहे होंगे कि महिलाओं में जागरूकता बढ़ाया कर इनको सशक्त बनाया जा सकता है, परंतु सिर्फ इतनी सी बात लिखने से मार्क्स नहीं आएंगे। ये मैंने 2-3 बार पहले बताया, दैट इज थिंक, इंटरव्यू एंड एक्ट मेंस। इसका मतलब ये होता है कि आप हमेशा ये अज्यूम करके रखिएगा कि सामने इंटरव्यू पैनलिस्ट बैठे हैं और वो हमसे क्वेश्चन करेंगे,
जब हमने ये कहा है कि महिलाओं की स्थिति सुधारी जा सकती है या महिलाओं में जागरूकता लाकर उनकी स्थिति को सुधारा जा सकता है। उस सिचुएशन में जब हम सुझाव में लिख रहे हैं तो वहां पर ये लिखिए कि जागरूकता किस तरह की, सामाजिक जागरूकता, शिक्षा के द्वारा जागरूकता, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जागरूकता, कानून से रिलेटेड जागरूकता, कौन से तरह की जागरूकता लाकर। तो फिर हम 3-4 बातें और आगे लिखेंगे। महिलाओं में जागरूकता, एंड इन ब्रैकेट आप लिख सकते हैं सोशल, एजुकेशनल, लिटरेसी, या फिर आर्थिक रूप से उनको सशक्त बनाकर। तो वो थिंक लाइक इंटरव्यू, जब आपने अगर टॉपर्स की कॉपी देखी होगी, जब भी ये हुआ है कि जिसने ज्यादा इंफॉर्मेटिव लिखा है मार्क्स उसको हमेशा ज्यादा मिले हैं। तो इंफॉर्मेटिव आंसर कैसे बनाएंगे, अपने से क्वेश्चन कर लेना कि ये जो पॉइंट मैंने लिखा है इस पॉइंट के फर्दर आगे क्या इंफॉर्मेशन इसमें ऐड हो सकती है। ठीक है, चलिए। सो फर्स्ट चीज पर आते हैं, दैट इज कॉमन चैलेंजेस और कॉमन सजेशंस फॉर द ऑल वल्नरेबल ग्रुप्स। जितनी भी तरह के वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उन सारे उन सभी भेद्य या कमजोर तबके पर ये एप्लीकेबल होगा। दैट इज लीपापोती। ये टेक्निक आप याद रख लीजिएगा, इट इज अ निमोनिक। इसका फर्स्ट पार्ट आता है, मान लीजिए हमने लिया महिलाएं। महिलाएं कमजोर क्यों हैं, या महिलाओं की समस्या क्या है, महिला समुदाय के उत्थान के लिए क्या किया जा सकता है, महिलाओं से रिलेटेड चुनौतियां क्या है, ये क्वेश्चन है। सो फर्स्ट एल लीपापोती के एक एक टर्म को हम एक बार देखते हैं। दिस इज लीगल। अब ये होता है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारण हम में से मोस्टली सभी लोग लिख रहे होते हैं, मतलब दैट इज नथिंग स्पेशल। और मैं यहाँ पर ऐसी कोई बहुत स्पेशल बात हम बता भी नहीं सकते, चीजें ऑलमोस्ट घूम फिर कर आपके सिलेबस से ही होंगी। तो जब हम लीगल एस्पेक्ट लिख रहे होते हैं तो मोस्टली सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, ये 3 एस्पेक्ट हम लिखते हैं। तो वहां पर जब हम कम से कम 8 से 10 डायमेंशंस, 8 से 10 एस्पेक्ट नए लिख रहे होंगे, तब हमारी कॉपी, हमारा जो आंसर है वो थोड़ा ज्यादा डिफरेंस क्रिएट करेगा। सो फर्स्ट इज लीगल। लीगल एस्पेक्ट में महिलाओं की अगर कमजोरी की बात है, महिला तबके के पिछड़ेपन की बात, तो व्हाट आर द लीगल एस्पेक्ट्स। लीगल एस्पेक्ट में सबसे पहली बात हमेशा ये यूज करना कि जो कानून है हमारे यहाँ के, वो मोस्टली कानून पारंपरिक हैं या परंपरागत कानूनों के बेस पर चीजों का निर्णय होता है। देखिए, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये जितने भी भेद्य समुदाय हैं इनकी सामाजिक स्थिति के सुधार की हम बात कर रहे हैं। तो जब आप सामाजिक स्थिति की सुधार की बात करेंगे तब ये याद रखना कि उसमें समाज पहले आएगा। मतलब जो कानून बने हुए हैं वो कानून अप्लाई तो बाद में होते हैं, परंतु पहले सिचुएशन ये है कि समाज उनके अधिकारों को किस तरह से कंसिडर करता है। दूसरा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। मान लीजिए हम एलजीबीटी कम्युनिटी की बात करें, तो एलजीबीटी कम्युनिटी के जो अधिकार हैं, क्या उनको समाज उनको वास्तव में स्वीकार करता है? हिजड़ा समुदाय जो है, क्या उसके अधिकारों को स्वीकार करता है? या वृद्धजनों की बात करते हैं, वृद्धजनों के अधिकारों को क्या वास्तव में ऐसा कंसिडर किया जाता है कि इनके कुछ अलग से अधिकार? या विकलांग की बात करें तो क्या दिव्यांग जितने हैं, क्या उनके लिए स्पेशल अधिकार होने चाहिए? ऐसा स्वीकार किया जाता है। तो सबसे पहले पारंपरिक कानून, कि समाज जिन कानूनों पर, खाम पंचायत या स्थानीय न्याय या कस्टम्स जो हैं, उन कस्टम्स के बेसिस पर उनके लिए अधिकार डिसाइड किए जाते हैं। फिर प्रॉपर लॉ अनअवेलेबल। कई बार इस तरह के केसेस होते हैं जिनके लिए प्रॉपरली लॉ की अवेलेबिलिटी नहीं है। कुछ ऐसे मामले होते हैं, कुछ ऐसे मामले सामने आते हैं जिनके लिए अलग से अभी तक कानून बने हुए नहीं। दूसरा, अनस्किल्ड जुडिशियल स्टाफ। जुडिशियल स्टाफ जो है, ये स्टाफ अपने आप में इतना ज्यादा स्किल्ड नहीं होता है, इनके पास कौशल की कमी होती है। अच्छा, जिनको ये दिक्कत है, एक बार इसको समझ लेना, जिनको ये दिक्कत है कि सर इनकी हिंदी टर्म्स हमें, तो वो हिंदी टर्म्स में प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दिस। जब इसकी फाइल में आपको भेज रहा होगा तब उसमें हिंदी टर्म्स में आपको लिख दूंगा, तो इस चीज को लेकर टेंशन मत करना हिंदी मीडियम वाले। ठीक है, अभी एक बार समझ लो, पहले लिखने की जरूरत नहीं है। सो इन लीगल एस्पेक्ट्स, किसी समुदाय, किसी तबके के पिछड़े होने के कानूनी परिप्रेक्ष्य क्या है? एक तो पारंपरिक कानून, दूसरा प्रॉपर लॉ, किसी पर्टिकुलर मुद्दे के लिए एक स्पेशली लॉ नहीं होता, कोई अलग से कानून नहीं है। दूसरा, अनस्किल्ड जुडिशियल स्टाफ। हायर कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन, जो कानूनी खर्चा है केस करने का और केस लड़ने का, वो बहुत ज्यादा है हमारे यहाँ पर, ये हम जानते हैं। और कम्बरसम प्रोसेस, एक भारी भरकम प्रक्रिया यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है,
जब भी कोई केसबाजी की जाती है तो हम समझते हैं कि वो एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया है। तो जब हम ये लिख रहे होंगे कि एक पर्टिकुलर समुदाय के पिछड़े होने के क्या क्या कारण है, तो उसमें जब हमने विधिक पक्ष लिखा तो वहां पर इतने सारे पॉइंट्स, इनको कोमा लगाकर लिखना। गेटिंग माय पॉइंट? हम सिर्फ ये नहीं लिख रहे होंगे कि इसके न्यायिक परिप्रेक्ष्य भी है या विधिक परिप्रेक्ष्य, उन विधिक परिप्रेक्ष्य में क्या है उस चीज को हम लिख रहे होंगे, तो इट वुड बी मोर इंफॉर्मेटिव। नेक्स्ट इज इथिकल। ये एस्पेक्ट, इथिकल डायमेंशंस सभी आंसर्स में, सामाजिक मुद्दों में सभी में लगभग यूज होता है, परंतु इसे यूज नहीं किया जाता। उसको यूज करने के लिए एक अवेयरनेस भी चाहिए और आपको खुद को डिसाइड करना पड़ेगा कि इन पॉइंट्स में से इस मुद्दे पर कौन सा एथिकल एस्पेक्ट ऐड होता है। वन इज राइट और रॉन्ग, शुभ और अशुभ का संचय। मान लीजिए किसी महिला ने दहेज प्रताड़ना को लेकर, उसे ऐसा लगता है कि मेरे घर वाले मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं। अब उस कानून का सहारा लेने के लिए, पुलिस में जाने के लिए भी उसको ये सोचना पड़ता है कि ये सही है या गलत है, या अगर उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, उसके साथ मार पिटाई होती है, तो वो मार पिटाई का होना दैट इज गुड और बैड, या ये शुभ है या अशुभ है, इसको कंसिडर करना कि वास्तव में क्या मुझे थाने में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। हमारी सोसाइटी जो है मोस्टली ये सिखाती है कि ठीक है घर में झगड़े हो जाते हैं और उस चीज को आपको इतना ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए। सो वो जो एथिकल कंसर्न्स हैं, नैतिकता, वो नैतिकता सोसाइटी वर्सेस द वल्नरेबल, जो भेद्य कमजोर समुदाय है उसके साथ समाज उसको किस तरह से लेता है, ठीक है, दैट इज सोसाइटी वर्सेस वल्नरेबल, जन विश्वास की बात है। दूसरा सूचना की बात है, इस मामले की सूचना को शेयर किया जाए या नहीं किया जाए। अच्छा, अब मैंने जैसा अभी बोला है कि जब हम इथिकल कंसर्न की बात कर रहे होंगे, इथिकल एस्पेक्ट वाली बात कर रहे होंगे, तब यहां पर आपको बहुत चूजी होकर कॉशियसली सेलेक्ट करना होगा कि इसमें मैं कौन सा पॉइंट लिखूं। जैसे कि सूचना वाली बात है, तो जब हम पुलिस का एस्पेक्ट लिख रहे होंगे कि मान लीजिए पुलिस ने अपने जो रिकॉर्ड्स हैं, उन रिकॉर्ड्स में जो सूचना दर्ज करी है किसी महिला के मामले, या कोई रेप विक्टिम है, तो रेप विक्टिम के मामले में जो सूचना दर्ज करी है, उस सूचना को शेयर किया जाए या नहीं किया जाए, ये एक संचय बना रहता है। उसका संचय, उसको स्टोर किया जाए और उसको अन्य जो डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ शेयर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मीडिया के साथ शेयर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो वो सारी बातें, दैट इज अनदर थिंग। और इसके साथ में डिस्क्रिमिनेशन रिलेटेड बातें कि किसी तरह का पक्षपात हो सकता है, मैं जो कर रही हूँ, मैं जिस चीज के लिए एक्शन ले रही हूँ वो पक्षपात हो रहा है क्या, या कोई संस्था उसके साथ पक्षपात करती है नहीं करती है। मान लीजिए पुलिस में आप रिपोर्ट करवाने गए कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे से इस तरह से भद्दे तरीके से मेरे हस्बैंड ने बात करी, या कोई महिला थाने में गई कि उन्होंने, मेरे घर वालों ने मुझे गाली देकर बात की। पुलिस वाले पूछे क्या गाली दी, ये गाली दी, तो इसमें कौन सी नई बात होगी, ये गाली तूने पहले नहीं सुनी क्या? तो दैट इज द डिस्क्रिमिनेशन। वो जरूरी नहीं है कि वहां पर उसके साथ उतना बेटर बिहेव हो, तो वो वहां पर उसके साथ पक्षपात कर रहे हो। सो दैट इज द एथिकल एस्पेक्ट। नेक्स्ट चीज, महिलाएं आगे क्यों नहीं बढ़ पाती, या महिलाओं के पिछड़ेपन के, महिलाओं के कमजोर होने के क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं। दैट इज कैपिटल। कैपिटल का मतलब पूंजी, पूंजी की अनुपलब्धता है, मतलब उनका आर्थिक पक्ष की जब हम बात करते हैं तो आर्थिक पक्ष सशक्त नहीं है, तो दैट इज की पूंजी की अनुपलब्धता है। फिर उसके बाद में आता है बेरोजगारी और पॉवर्टी। इट्स अ नेक्सस, ये एक दुष्चक्र है। कोई भी समुदाय, उसके पास पूंजी नहीं है इसलिए वो अनएम्प्लॉयड है, अनएम्प्लॉयड होने की वजह से वो गरीब है, या फिर ये ऐसा भी हो सकता है कि वो गरीब है इसलिए अनएम्प्लॉयड है, उसके पास पैसा नहीं है। अगर पैसा होता तो वो अपना स्वरोजगार स्टार्ट कर देता, तो स्वरोजगार के लिए पैसे नहीं है और पूंजी नहीं है इसलिए वो गरीब है। तो इट्स अ नेक्सस, ये एक विशियस सर्कल बन जाता है, एक दुष्चक्र बन जाता है। स्किल्स, उनके पास कौशल की कमी है, एक्सेस टू क्रेडिट, लोन की अवेलेबिलिटी नहीं है। मनी लेंडर्स जितने तरह के हो सकते हैं, वो मनी लेंडर्स के चक्कर में फंसने लग जाते हैं। जब भी हमने किसी से उधार लिया, किसी से ब्याज दिया, तो वो मनी लेंडर हमें उलझाने लग जाएगा, तो उस हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आप पे कर रहे होंगे। तो दैट इज द सिचुएशन कि एक आर्थिक पक्ष कमजोर होने के क्या क्या कारण है कि एक तो कैपिटल नहीं है, अनएम्प्लॉयड है, पॉवर्टी है, स्किल्स की कमी है, एक्सेस टू क्रेडिट नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है। किस चीज के लिए जागरूकता नहीं? बैंक, एनबीएफसी, आरआरबी, इंश्योरेंस कंपनीज, ये हमारे को जितनी भी तरह के लोन दे रहे हैं, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस है, हमारा व्हीकल इंश्योरेंस है, हमारा
ये मान लीजिए इंश्योरेंसेस में कितने तरह के इंश्योरेंस आते हैं, वो जितनी भी तरह के इंश्योरेंस है उन सारे तरह के इंश्योरेंसेस के लिए क्रॉप इंश्योरेंस है। मान लीजिए कोई हम गरीब तबके की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, तो क्रॉप इंश्योरेंस वगैरह ये है, उनके लिए अवेयरनेस नहीं है। तो वो जागरूकता की कमी है कि आपको कहाँ से क्रेडिट मिल सकती है, क्या बैंक आपको पैसा दे सकता है, क्या आपको साख प्रोवाइड करता है, एनबीएफसी प्रोवाइड करता है, आरआरबी कर रहे हैं, रीजनल रूरल बैंक्स जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक वो प्रोवाइड करते हैं, और उनको प्रोवाइड करने के क्या क्या तरीके हैं, किस बेसिस पे आप ले सकते हैं, क्या आपसे कोलेटरल मांगते हैं, नहीं मांगते हैं, कोई चीज आपसे गिरवी रखवा रहे हैं, नहीं रखवा रहे हैं, डॉक्यूमेंटेशन के बिना दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, एंड मार्केट एंड मैनेजमेंट, कोई भी प्रोडक्शन आपने किया उस प्रोडक्शन को किस तरह से मार्केट में बेचा जाए और प्रॉपर्ली किस तरह से मैनेज किया जाए कि आपकी अर्निंग सुनिश्चित हो, वो पता ही नहीं है। सो दैट दोज आर द इकोनॉमिकल एस्पेक्ट। थर्ड चीज पर आता हूं, क्या यहां तक चीज समझ में आ रही है? किसी को कोई कंफ्यूजन है? क्या ये पैटर्न समझ में आ रहा है? यस सर। यहां तक समझ में आ रहा है ना? शुड आई कंटिन्यू फर्दर? बिल्कुल। यस। नेक्स्ट चीज पर आता है, दैट इज साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल का मतलब मनोवैज्ञानिक। अब ये एक ऐसी चीज है कि जो भी कमजोर तबका होगा, हमेशा ये याद रखना कि वो साइकोलॉजिकल रूप से जरूर समाज ने उसको दबाया हुआ या पिछड़ा हुआ रखा हो। कोई भी कमजोर तबका ले लीजिए आप, चाहे गरीब ले लीजिए, चाहे महिलाएं ले लीजिए, बच्चे ले लीजिए, बुजुर्ग ले लीजिए, यूथ ले लीजिए। एंड ये मत बोलना कि सर यूथ कब से कमजोर हो गया, यूथ भी कमजोर है। आप में से जो लोग सर्विस में नहीं है, जो लोग अभी कहीं भी एम्प्लॉयड नहीं है, उनका सबसे बड़ा समस्या ये है कि जब भी समाज में जाएंगे और वो ये पूछ लेंगे आजकल क्या कर रहे हो सो वो अपने आप में कमजोर हो जाता है। जब आपके पास रोजगार नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है और हमारी अर्निंग नहीं है, तब अपने आप में समस्या हो जाती है। स्टूडेंट सभी फेस कर रहे होते हैं कि आजकल क्या कर रहे हो उसके पास जवाब नहीं इस चीज का, मैं क्या कर रहा हूँ, हम तैयारी कर रहे हैं। तो तैयारी तो तुम बहुत दिनों से कर रहे हो, तो पर कर रहे हैं ना, इससे आगे क्या हो सकता है? सो ये साइकोलॉजिकल जो कंडीशन है, इमोशनल इंटेलिजेंस, संवेगात्मक अशिक्षा, वो नहीं है, उसकी कमी नहीं। अब ये चीज कहां कहां पर आपको वल्नरेबल बनाएगी? वल्नरेबल होने के या किसी तरह से कमजोर होने के बहुत सारे कारण। एक कारण हो सकता है आपकी एज ज्यादा, तो एज के अकॉर्डिंग किसी पर्सन में वो कॉन्फिडेंस नहीं रहता। वृद्धावस्था आ गई, उस वृद्धावस्था के आने के बाद एक कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि मैं कोई भी काम कर सकता हूँ या हम कोई भी चीज कर सकते हैं, कोई नया इनिशिएटिव ले सकते हैं, नहीं ले सकते। इकोनॉमिक स्टेटस, आपकी जब आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो आर्थिक स्थिति कमजोर होने के साथ ऑटोमेटिकली उनमें वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ नहीं रहती, वो मेंटल टफनेस नहीं रहती, वो आयरन विल कि ये काम मुझे करना है। जब पैसा नहीं है ना पॉकेट में, इकोनॉमिक स्टेटस नहीं है, समाज उसको पूछेगा नहीं, वो कोई भी नया आइडिया लेकर आएगा, कुछ भी लेकर आएगा, कुछ करना चाहता है। मान लीजिए वो अपने लिए पुलिस थाने में भी जाकर खड़ा हुआ है रिपोर्ट करवाने की, तो हो सकता है कि उसके अगर फटे हुए कपड़े हैं या बहुत ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं, हो सकता है उसको प्रशासन रेस्पॉन्ड ही नहीं करे। सो दोज आर द साइकोलॉजिकल कंडीशन। वहां पर आप में क्या इमोशनल इंटेलिजेंस है, उस इमोशनल लिटरेसी के साथ में, उस इमोशनल इंटेलिजेंस के साथ में आप अपने आप को पेश कर पाते हैं और अपने अधिकार के लिए लड़ पाते हैं, किसी अधिकारी के सामने आप जा पाते हैं। वो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हैं जो किसी भी कमजोर तबके को कमजोर बनाए रखते हैं। सोशल स्टेटस, मान लीजिए कोई कमजोर तबका किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी से आता है, किसी पर्टिकुलर कैटेगरी से, उस कैटेगरी को अगर नीची जात, ऊंची जात, ये जात, ऐसी जात, अछूत, छूत, ये वाली जो चीजें आ जाती, वहां पर ऑटोमेटिकली वो लोग अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। एंड लैक ऑफ सपोर्ट, जब भी कोई कमजोर व्यक्ति, कमजोर तबके का व्यक्ति किसी तरह का नया इनिशिएटिव लेना चाहेगा, अपने अधिकारियों के लिए लड़ना चाहेगा, आगे बढ़ना चाहेगा, तब उसके पास सपोर्ट नहीं रहता, ये हमेशा याद। मान लीजिए कोई आदिवासी कम्युनिटी का आदमी है, वो कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, उसको सपोर्ट ही नहीं करेंगे, उसे पहचानेंगे नहीं, मार्केट में पहचान नहीं। आपके फैमिली में से कोई बिजनेसमैन नहीं है, यू आर नाउ सेटलिंग अ न्यू बिजनेस, दैट इज इम्पॉसिबल फॉर हिम। वो अगर सब्जी मंडी में सब्जी का दुकान भी लगा रहा होगा, तो वहां पर भी जो सब्जी वाले हैं, जो ऑलरेडी 2-3 पीढ़ियों से सब्जियों की दुकानें लगाते आ रहे हैं, वो उसको टिकने नहीं देंगे। सो दैट इज द लैक ऑफ सपोर्ट। तो वहां पर आपको चाहिए साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ, वो साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ की उनको कमी हो जाए। चलिए, अनदर एस्पेक्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन। जब भी मैं वापस से महिला वाले तबके पर आता हूं कि अगर हम महिला ग्रुप की बात करते हैं, तो प्रशासनिक पार्ट,
वहां पर महिलाओं से रिलेटेड उत्थान के लिए जितनी स्कीम्स हैं, जितने तरह के इनिशिएटिव्स हैं, जितने तरह के फंड्स हैं, जितने तरह के पैसे हैं, वहां पर एक लथार्जी है एडमिनिस्ट्रेशन में, प्रशासन, दैट इज करप्शन है, रेड टेपिज्म है, अंडर ट्रेंड स्टाफ है, या इनसेंसिटिविटी है, एक असंवेदनशीलता है। वो उस चीज को समझते नहीं कि ये मान लीजिए 1500 रुपए की कोई मंथली पेंशन है, यह 1500 रुपए का कोई रोजगारोन्मुखी प्रोग्राम है जिसमें से उसने लोन लिया है और उसको हर महीने 1500 रुपए की किस्त जाती है। या फिर ऐसा समझ लीजिए कि किसी के डिलीवरी हुई है, किसी के बच्चा हुआ है और जनाना को हर बार टीकाकरण के साथ में हर महीने 1500 रुपए की किस्त जानी। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जब फंड रिलीज होता है, वो फंड रिलीज होने में कई दिन लगा देते हैं, क्या हो गया तो 1500 रुपए भेज देंगे, कर देंगे ट्रांसफर। वो आपके लिए नहीं मैटर करता है, पर उसके लिए मैटर करता है, जिसके लिए वो 1500 रुपए बहुत मैटर करते हैं। आप इस चीज को नहीं समझते। सो एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक भाग में क्या क्या ऐसे पार्ट्स हो सकते हैं जो किसी भी कमजोर तबके को कमजोर बनाए रखते हैं, दैट इज करप्शन, रेड टेपिज्म, लाल फीताशाही, अंडर ट्रेंड स्टाफ, वो जो कर्मचारी है वो बहुत ज्यादा अच्छे ट्रेंड नहीं है, लैक ऑफ एक्सपर्टीज। लैक ऑफ एक्सपर्टीज का मतलब ये होता है कि वो उस विशेषज्ञता को नहीं रखते। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये लैक ऑफ एक्सपर्टीज जुडिशरी में भी आती है। जुडिशियल पार्ट की जहां बात करें, जुडिशरी की जहां पर बात करें, कोई ऐसा मुद्दा उनके सामने आ गया और जरूरी नहीं है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट जो कानून की पढ़ाई करके आया वो सभी मुद्दों को समझता हो, वो नहीं जानता, किसी चीज को समझता ही नहीं है। जैसे एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स हैं, वो नहीं समझते उस चीज के लिए, उसके लिए फिर फाइनली हमने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अलग से बनाया। तो लैक ऑफ एक्सपर्टीज, विशेषज्ञता की कमी, डाटा की अनुपलब्धता, प्रशासन को पता ही नहीं है कि कितने लोगों को ये स्कीम डिलीवर हुई या नहीं हुई, प्रशासन को पता ही नहीं है कि किन समुदायों के साथ अभी तक इस तरह का पक्षपात हो रहा है। सो एक तो डेटा की अनुपलब्धता, और दूसरा हमारे पास एनालिसिस करने वाले जो एनालिस्ट होने चाहिए किसी भी डेटा के, वो नहीं है। नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की कमी। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की कमी का मतलब ये होता है कि सेंटर स्टेट और स्टेट का लोकल मतलब पंचायती राज के साथ जो आपस में कोऑपरेशन होना चाहिए, वो कोऑपरेशन नहीं है प्रशासन का। जब केंद्रीय स्तर से कोई नीति बनकर आई है तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हम बहुत ज्यादा लेथार्जिक हो जाएंगे। इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा कि केंद्र ने अगर ये योजना बनाई है और केंद्र और राज्य में अलग अलग सरकार है, अलग अलग पार्टी की सरकार है, तो वहां पर टसल क्रिएट होने लग जाएंगे। सो दैट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट। क्या यहां तक क्लियर है? यस सर। यहां तक क्लियर? नेक्स्ट इज पॉलिटिकल एस्पेक्ट, राजनीति। किसी भी कमजोर तबके के कमजोर होने के कारणों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, जब आंसर दिख रहे होंगे तो मोस्टली स्टूडेंट सबसे पहले राजनीति, सामाजिक, आर्थिक, इन्हीं चीजों पर आते हैं। उसके बाद में एक आध लाइन और लिख पाएंगे, ज्यादा एस्पेक्ट नहीं लिख पाएंगे। सो यहाँ पर जो हमारे पास ये लिपापोती वाला सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस थोड़ा डिफरेंट है और ये एग्जामिनर की मोनोटोनी को ब्रेक करेगा। ये इस तरह से मैंने इसको क्रिएट किया हुआ है कि एग्जामिनर जब कॉपी चेक कर रहा होगा तो उन एस्पेक्ट्स को, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, एथिकल एस्पेक्ट्स लिखेंगे ही नहीं, आएंगे ही नहीं किसी के दिमाग, उनको हम वहां पर लिख रहे होंगे। सो अनदर इज पॉलिटिकल। ओके, अंडर रिप्रेजेंटेशन, उस तबके का एक तो प्रतिनिधित्व की कमी, पॉलिटिकल विल, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी। कोई नई नीति बनाएंगे ही नहीं। नई नीति बनाने के लिए बहुत कुछ चाहिए, जैसे कि हमें पता है कि हमने ट्रिपल तलाक वाले मुद्दे पर कितना ज्यादा टसल देखा है। ट्रिपल तलाक वाला मुद्दा शाहबानो केस 1987-85 से आई थिंक लटका हुआ था और उसको अब जाके फाइनल कर पाए। तो दैट इज द लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। ठीक है, अभी हम उसकी एज बढ़ाने की बात है, विवाह की एज महिलाओं की, वो 18 से 21 करने की बात। दैट इज द लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। राजनीतिक इच्छा शक्ति बहुत बड़ा मुद्दा उलझ जाता है। वोट बैंक पॉलिटिक्स, यस ऑब्वियसली ये वोट बैंक को कितना अफेक्ट करेगा उस चीज को देखकर राजनीतिक डिसीजंस लिए जाते हैं। एंड प्रेशर ग्रुप्स, कोई भी आपने ऐसा निर्णय लिया, सडनली हो सकता है कि दबाव समूह आगे आ जाए और दबाव समूह इसका विरोध करने लगते हैं। सो दैट इज द पॉलिटिकल एस्पेक्ट। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट। उस तबके के पास तकनीकी ज्ञान की कमी होना और वो तकनीकी रूप से कितना अपडेटेड है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसमें एक्सेस, पहुंच, उनकी पहुंच ही नहीं है, तकनीक समझती नहीं है। ठीक है। सेकंड इज अवेयरनेस, उनमें अवेयरनेस नहीं है, मतलब जागरूकता नहीं है।
सर आवाज नहीं आ रही। यस, अब आ रही है? Yes. अब आ रही है? यस, ओके। सो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट में फर्स्ट की एक्सेस नहीं है, सेकंड इज अवेयरनेस नहीं है। अरे आज मेरे को थोड़ा सा जुकाम हो गया, एक सेकंड रुकिएगा। सर आवाज नहीं आ रही है। कहाँ गए सर? यस, क्या आवाज आ रही है अभी प्रॉपर्ली? हाँ सर, अब आई। सो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट, टेक्नोलॉजिकल वाली पार्ट की बात करेंगे कि एक तो पहुंच नहीं है। पहुंच की बात ऐसा समझ लीजिए, मान लीजिए वो मशीन एटीएम के साथ की ऐसी मशीन जिससे आपके पास जब भी एक्सेस फंड है और हम अपने खाते में पैसा जमा करा सकते हैं, मतलब बिना बैंक में गए, और आपने वो एटीएम जैसी मशीन है ना आजकल जिसमें से आप खुद अपने अकाउंट में पैसा जमा भी करा सकते हैं, सिर्फ निकला नहीं सकते, तो वो वैसी मशीनें अवेलेबल ही नहीं है। मान लीजिए कहीं पर सेल्फ हेल्प ग्रुप बना हुआ है महिलाओं का, और महिलाएं अगर उनके पैसे को जमा कराना चाहती है, 2-3 दिन का ऐसा बीच में लेक आ गया या इस तरह की छुट्टी आ गई, कुछ हो गया, बैंक उनके जहां पर उनका एसएसजी बना हुआ है उस गांव से हो सकता है कि बैंक 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर दूर है, वहां पर जाने की नहीं बन रही, तो वो एक्सेस नहीं है। दूसरा, अवेयरनेस नहीं है, मतलब जागरूकता नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी वहां पर है भी सही, वैसी मशीन है भी सही, पर उनको चलाना नहीं आता। दैट इज ऑल्सो द स्किल, कौशल नहीं है। टेक्नोलॉजिकल स्किल का मतलब ये होता है कि कई लोग हम देखते हैं कि अपने बिजनेस को एनहेंस करने के लिए, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए सोशल मीडिया का सहारा ले लेते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह ये ऐसी चीजें हैं कि जिस पर अपने प्रोडक्ट्स को वो बार बार मार्केटाइज कर सकते हैं। परंतु क्या ऐसे पिछड़े हुए तबके, ऐसे कमजोर तबके, उनके पास स्किल की कमी है, वो इन चीजों को समझते नहीं। अगेन सिक्योरिटी चैलेंजेस, इनके अकाउंट्स हैक हो गए, इस तरह की इनका जो डेटा है, बिग डेटा है, उसका मिसयूज हो रहा है, या इस चीज से रिलेटेड गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर जो हो सकता है उसकी इंडिया में ऑब्वियसली कमी है। इस चीज को हम समझते हैं कि जैसे स्टेट बैंक जैसे बैंक्स के साथ ही ये हो जाता है कि उनके 4 लाख कस्टमर्स के अकाउंट्स वो हैक कर लिए गए, उन्होंने सडनली शायद 2 महीने के अंदर अंदर 4 लाख लोगों को दोबारा से अपने डेबिट कार्ड्स जमा करा के और दोबारा से नए डेबिट कार्ड्स भेजे। सो वो जो गवर्नमेंट का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए टेक्नोलॉजिकल सिक्योरिटी से रिलेटेड, वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है। अनदर इज सोशल एस्पेक्ट। सोशली उस ग्रुप के साथ असमानता है, सोशली वो ग्रुप असमान रूप से कार्य कर रहा है, या उसको कास्ट रिलेटेड या जेंडर रिलेटेड असमानताओं को फेस करना पड़ता है, इसकी वजह से वो ग्रो नहीं कर पाता। ग्रूमिंग ऑफ अ पर्सन ओवर अ ग्रुप, ग्रूमिंग का मतलब होता है पालन पोषण, किस तरह से बड़ा किया गया। तो एक पर्टिकुलर तबके को मान लीजिए उसका पालन पोषण इस तरह से हुआ। अगर हमने किसी दिव्यांगजन की बात करी, वो डिसेबल्ड है किसी पर्टिकुलर पार्ट को लेकर, मान लीजिए पैर में कोई प्रॉब्लम, हाथ में कोई प्रॉब्लम, उसका जो पालन पोषण है उसको क्या वो सारी सुविधाएं मिलेगी, या सारी समान सुविधाओं के साथ उसको जो स्पेशल सुविधाओं की जरूरत है क्या उसको वो मिल रही है। महिलाओं की बात करें, मोस्टली क्या उनको उतना कॉन्फिडेंट बनाया जाता है, क्या उनको मानसिक रूप से उनके पालन पोषण के टाइम पर उतना उनको सशक्त बनाया जा सकता है कि जितना पुरुष है। तो वो जो ग्रूमिंग हुई है समाज में, वो एक बहुत बड़ा सेट है। इसके अलावा इनकी खुद का पिछड़ापन, किस चीज का पिछड़ापन,
सामाजिक रूप से पिछड़े हो सकते हैं, आर्थिक रूप से और तकनीकी रूप से पिछड़े हो सकते हैं, हेल्थ, न्यूट्रिशन और एजुकेशन से रिलेटेड चीजों में उनका पार्टिसिपेशन, ठीक है। एंड लास्टली एम्प्लॉयमेंट पार्टिसिपेशन, रोजगार में उनको प्रॉपर प्रतिनिधित्व नहीं है, उनका पार्टिसिपेशन नहीं है, उनकी भागीदारी नहीं है। एंड सोशली सिक्योरिटी, सामाजिक रूप से सुरक्षित नहीं आ रहे इसका है अवेलेबल करा। ये आपका माइक ऑफ कर लीजिए, माइक किसका ऑन है? गेटिंग माई पॉइंट? सो द लास्ट इज सोशल इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जैसे हम महिला भागीदारी की बात करते हैं, महिला रोजगार की बात करते हैं, अगर कोई ऐसा बिजनेस है या कोई ऐसी चीज है जैसे कि व्हाट शुड आई से, बीपीओ मान लीजिए, तो बीपीओ में जब शिफ्ट में काम होता है, तो अगर रात की दिन की 4 बजे से लेकर रात की 12 बजे तक की शिफ्ट है, तो जब वो 12 बजे अपनी नौकरी से वापस लौट रही होगी, क्या उस टाइम पर हम प्रॉपर्ली सिक्योर्ड एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर पाए? ये चीज सभी के साथ एप्लीकेबल होगी, मतलब कोई भी कमजोर तबका है उसके साथ ही एप्लीकेबल होगी। सो दोज आर द एस्पेक्ट्स ऑफ लीपअप होती है। अब जितने भी कमजोर तबके हैं उन पर आप इनको अप्लाई कर सकते हैं। क्या यहां तक चीज क्लियर हो गई? इनका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा, ये समझ में आ जाएगा। यस सर। इसके एक चीज को आप में से कोई कनेक्ट करके बताएगा, आई मीन कोई एक अलग तबका लेकर हम इसे एक बार प्रैक्टिस करेंगे। विमन मैंने जैसे डिस्कस कर दिया, किसी और को डिस्कस करना चाहेंगे? फार्मर, किसे लेना चाहेंगे? सर फार्मर, किसानों को लेकर। किसान को ले लीजिए। चलिए किसान की बात करते हैं। पहला आया लीगल एस्पेक्ट, क्या आएगा? फार्मर के पास प्रॉपर लॉ, फार्मर्स से रिलेटेड लॉज की कमी है, सबसे पहली बात। दूसरा, अनस्किल्ड जुडिशियल स्टाफ, वो समझते नहीं कि किसानों की क्या तकलीफ है। अगला चीज क्या आएगी? हायर कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन। यस, जो हमारे कानूनी दावपेच है और जो केस करने के जो खर्चे हैं वो इतने ज्यादा हैं कि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो लिटिगेशन में जाए। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो उलझे रहते हैं। और कम्बरसम प्रोसेस, ये एक बहुत लंबी चौड़ी प्रक्रिया है जिसमें वो परेशान हो जाते हैं। एथिकल एस्पेक्ट में क्या आएगा फार्मर के लिए? सर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स की ज्यादा यूज किया जाए नहीं किया जाए। यस यस, उसको यूज किया जाए या नहीं किया जाए उस चीज को हम नहीं समझते। और बताइए और एथिकल एस्पेक्ट्स। और एथिकल एस्पेक्ट बताइए। लैंडिंग, पैसा जो लोन पर लेते हैं, बड़े फार्मर्स बहुत सारा पैसा लोन पर ले लेते हैं। छोटा किसान वो घबराता है, उसको क्या ऐसा लगता है यार मैंने कर्ज ले लिया, मैं कर्ज में डूबा हूं। हम बहुत मुसीबत आने पर लोकल मनी लेंडर के पास पैसे लेने चले जाएंगे। मान लीजिए घर में कोई बीमार हो गया, कुछ हो गया, वैसा हो गया। पर मोस्टली किसानों के पास अभी भी किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है। उन्हें ऐसा लगता है कि हम अनावश्यक कर्ज नहीं ले। कर्ज लेना मतलब वो अपने आप में एक नैतिक दबाव में जिएंगे। जबकि हम यहाँ अपने जयपुर में ही देख लीजिए, जितनी भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, जितनी भी ये बहुमंजिला इमारतें हैं, सब बन रही है, सब लोन पर बन रही है। पर वो वहां पर उसका नैतिक अनैतिक वो उलझ जाता है। उस चीज को डिसाइड नहीं कर पाता कि क्या मुझे लोन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। क्या मैं अपने, मान लीजिए उसको ट्रैक्टर लेना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करना, तो वो कैपिटल नई क्रिएट करने के लिए लोन नहीं लेगा। ठीक है, चलिए इकोनॉमिकल एस्पेक्ट में क्या क्या आएंगे किसान के? सर लैक ऑफ कैपिटल, मतलब उसका पैसा नहीं है इन्वेस्ट पूंजी करने की के कमी लिए। है। यस, ओके। और एंड टेक्निकल स्किल्स नहीं है। टेक्निकल स्किल्स, पर उसको फसल के सिंचाई बारे के में साधनों को न जानना, स्किल नहीं है उसके बारे और यस, उज्जैन के बारे में नहीं जानता है, जो अच्छा प्रोडक्ट दे सकती है फसल, उसके बारे में उसको नॉलेज नहीं है। उसके बारे में उसे नॉलेज नहीं है, स्किल नहीं है। ये फसल कैसे उगाई जाए, ये इस फसल से कैसे बढ़िया उत्पादन हो सकता है, उसके बारे में उसे नॉलेज नहीं है। चलिए, और विपणन की समुचित उसका सर जानकारी, मतलब प्रबंधन, यस, जो आपने बताया विपणन और था, प्रबंधन की समस्या, मंडी में किस तरह से ले जाना है। हाँ सर, Yes. अवेयरनेस नहीं है कि मंडी में किस तरीके से जो है वो विपणन किया जाए, या कहाँ से लोन लिया भी जाए, एनबीएफसी से ले, बैंक से ले, उसके लिए अवेयरनेस नहीं, दूर उसके लिए होना उसके पास बैंक का Yes. बहुत दूर होना, और टेक्निकल नहीं होना उस चीज के लिए। टेक्निकल नहीं होना, जागरूकता नहीं होना नीतियों कि को ये भी मुझे नहीं कैसे जानना लोन देंगे। सर, ये नीतियों लोन को भी नहीं जानना कि किसानों के लिए जो अलग से भले कृषि बजट आ गया, पर उस नीतियों को वो जाने कि क्या हाँ, मिल रहा है, लोन कैसे मिल रहा है, वो भी वो उनको नहीं पता होता। वो उनको नहीं पता होता। चलिए सर साइकोलॉजिकल थोड़ा एस्पेक्ट, एक और
क्रॉप का जो इंश्योरेंस एक- लेना है उसको, उसका इंश्योरेंस के बारे में भी नहीं पता। हाँ, सर, तो एक वो और बड़ी चीज है जागरूकता इसमें ये है। दोनों चीजों की आएगी। देखिए, जागरूकता में दोनों चीज आएगी, बैंक, एनबीएफसी और आरआरबी से रिलेटेड दोनों चीज आएगी। मतलब वो उधार दे रहे हैं उसकी भी, उसका पैसा कैसे सिक्योर है उसकी भी, और इंश्योरेंस की। इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है अब हमारी अर्थव्यवस्था में, तो इंश्योरेंस को जरूर कोट करना। बीमा बहुत बड़ा एस्पेक्ट है, क्योंकि अभी हेल्थ इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस और ये सारे इंश्योरेंस, ये एक बड़ा एस्पेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, साइकोलॉजिकल बात, मनोवैज्ञानिक, किसान और किसान के मनोवैज्ञानिक समस्या। भय होना, सामाजिक भय होना, ऋण अगर ज्यादा हो जाएगा या घर में कहीं शादी वादी करनी हो, दहेज को लेकर हो जाएगा, तो एक सामाजिक दबाव भी रहेगा, साइकोलॉजिकली उससे रहेगा। इसके अलावा भी एक सामाजिक, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर ये रहेगा कि वो बैंक में जाकर अपने अधिकारों को क्लेम नहीं कर पाता, जी या सर, वो हाँ। प्रशासन में मान लीजिए कि उसकी फसल खराब हो गई, पटवारी के पास गया कि साहब ये फसल खराब हो गई, इसका असेसमेंट, या मतलब ये मेरे को इसका वो कब मिलेगा, मुआवजा कब मिलेगा। एक आध बार किसी ने डांट कर भेज दिया, कुछ कर दिया, उसमें वो स्ट्रेंथ नहीं रहेगी कि वो जाकर खड़ा हो सके। अगर वो बड़ा सर वो किसान है, अपनी यस, जो सर वो बड़ा अपनी किसान है, क्रॉप को लेके मंडी में जाएगा, तो वहाँ पे भी उसको दिक्कत आती है, तो फिर वो हाँ, घर पर पे भी ही उसे भेज देता दिक्कत है। है। सर वो Yes. कार्टिलाइजेशन का शिकार हो जाता है वहाँ यस पर। यस, ऑब्वियसली। सो तो दोस वो आर मंडी द में भी साइकोलॉजिकल वो रहता फैक्टर। है। सर वेदर कंडीशन भी एक साइकोलॉजिकल प्रेशर हमेशा क्रिएट करती रहती है कि ऑब्वियसली, बिल्कुल सही बात है, साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करती है। इसी साइकोलॉजिकल प्रेशर में किसान सुसाइड कर सर लेता है। बड़े बड़े जी किसानों सर। का भी, छोटे किसानों को भी प्रेशर रहता है, जो भी कुछ समय पहले देखने को भी मिला था। हाँ, यस यस। चलिए अगर कोई नेक्स्ट, नई तकनीक अपनाना चाह रहा है तो भी उसको सोशली या उसको फैमिली सपोर्ट नहीं होता है, उसको बहुत चीजें सोचनी भी पड़ती है, उसको उस चीज की तरफ बढ़ने भी नहीं देंगे। मान लीजिए कोई ऑर्गेनिक की तरफ शिफ्ट कर रहा है, तो क्या ऑर्गेनिक में उत्पादन नहीं होता है, बिकता नहीं है, ऐसा नहीं होता, ये क्या बेवकूफी कर रहा है, हमने कब किया है, बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वो सारी बातें आती है। सो दैट इज द साइकोलॉजिकल फैक्टर। नेक्स्ट इज एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन क्या करेगा। सर नीतिगत जो नीतियां बनी है वही पूर्णतया नहीं चल पा रही है, मतलब सीमांत तक नहीं पहुंच पा सर रही है। सब्सिडी वो इसको लेवल मिलने में बड़ी योजना दिक्कत आती है। एक तो सब्सिडी जो सब्सिडी मिलने पर दिक्कत आती है, यस। और सर जो एमएसपी होता है, वो एमएसपी मिलने के लिए उसको 10-10 दिन 12 दिन लाइन में लगना पड़ता है, उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा एमएसपी का। वेरी गुड। और सर वही And, नेपोटिज्म की फाइल आगे तक नहीं पहुंचती है, कोई ये अगर वो अप्लाई जो- भी कर दे तो। यस, तो ये जो चीज है, दैट इज द इनसेंसिटिविटी ऑल्सो। ये प्रशासन की जी सर। असंवेदनशीलता और हो जाएगी। ठीक है, लैक ऑफ एक्सपर्टीज, उनसे रिलेटेड जो मुद्दे हैं उस चीज की एक्सपर्टीज ही नहीं है, समझते ही नहीं है। जैसे सर, क्रॉप एक- इंश्योरेंस किया है, क्रॉप खराब हो गई, वो उसका असेसमेंट करने जाने वाले लोग ही नहीं समझते। अभी तक ट्रेंड ही नहीं हुआ स्टाफ हमारा जो ग्राम सेवक, और ये जो ट्रेंड होने चाहिए प्रॉपर्ली, अभी तक प्रॉपर्ली ट्रेंड ही नहीं है कि जीपीएस वाली जी सर। मशीन कैसे चलानी है और उसको किस तरह से असेस करना है, उनको आता ही नहीं। यस सर, वो जो ई मित्र कियोस्क लगाए गए हैं उनको यूज नहीं कर पाते हैं अभी उनको तक। यूज नहीं कर पाते। सो दैट इज द लैक ऑफ एक्सपर्टीज। वो खराब हो रहे हैं, 170 तो खराब हो गए। एक सर ये डेटा नहीं मिल पाता कि टेम्परेचर कितना डाउन जाएगा, वेदर फोरकास्टिंग का प्रॉपर डेटा नहीं है, रेनफॉल कितना होगा, ये भी नहीं मिल पाता, और उनके वल्नरेबिलिटी का भी डेटा नहीं है। मतलब कि कितने किसान मार्जिनल कॉस्ट पे पहुंच गए हैं, कितना किसान इतना बर्बाद हो गया है, कितने लोगों की फसल खराब हुई, तो इतने परसेंट लोगों की फसल खराब हुई, उसका प्रॉपर डेटा नहीं है। वो बड़े बड़े किसान तो पहुंच जाते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में भी वो मतलब ऊपर तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाते हैं, बात नहीं नीचे पहुंचा से पाते। इनको डाल। हाँ Yes, और दूसरा जो डेटा मिला है, उस डेटा को एनालाइज करने वाले लोग भी नहीं है फर्दर। मतलब ठीक है, हमारे पास डेटा कलेक्ट हो गया, इस एक एसडीओ लेवल की बात करें तो इस सब डिविजनल लेवल पर इतने फसल हुई थी, इतना रकबा था, इतने रकबे में से इतने की फसल खराब हो गई, दैट इज ओके। पर इन सब का जिला लेवल पे क्या हुआ, जिला का स्टेट लेवल पर क्या हुआ, उसका प्रॉपर एनालिसिस नहीं हुआ। तो वो एनालिटिक्स भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। चलिए नेक्स्ट इज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नहीं है। यस सर करप्शन की भी प्रॉब्लम है, जैसे मिनी किट वगैरह जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो भी सर प्रॉपर्ली नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो पाते हैं। यस, तो वो करप्शन की प्रॉब्लम में आ जाएगा। ओके, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, केंद्र राज्य के बीच में आपस में तारतम्यता नहीं है। वो राज्य और पंचायती राज के बीच में भी हो जाता है कि आपस में हितों का टकराव होने लगता है, राजनीतिक मुद्दे उलझने लगते हैं। उनकी वजह से किसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में या नई नीतियां बनाने के लिए आपस में तारतम्यता नहीं है। ठीक है, चलिए पॉलिटिकल एस्पेक्ट पर आते हैं। सर वो तो मतलब किसानों में वोट बैंक वाली बात है। एक तो ये नीति आप तक पहुंचेगी, आपके लिए अलग से बजट आ रहा है और आपको ये फायदा मिलेगा, तो एक वोट बैंक पॉलिटिक्स हो जाती है और किसान उसमें फंस जाता है। कुछ उनके लिए स्पेशल बिल नहीं लाए जाते, और बिल लाए जाते हैं तो आंदोलन हो जाते हैं, तो वो समझ मतलब नहीं पाते इनके लिए उसको। यस,
इनके लिए प्रॉपर जो आयोग बनाया गया है सर, उसमें वो लोग पॉलिटिकल लोगों को बिठाए जाते हैं। उसमें पॉलिटिकल लोगों को बिठाया जाता है, इनका रिप्रेजेंटेशन कम है। वैसे अभी टिकैत का छोरा इनका आया है, वो शायद आता रिप्रेजेंटेशन है। नहीं हो पाता। हाँ, I इनका think- पर्टिकुलर रिप्रेजेंटेशन नहीं है उसमें। वो आई थिंक टिकैत का छोरा कर रहा है आजकल। यस सर। चलिए। तो सर मेनली तो है ना, रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व होना ज्यादा जरूरी है कि प्रतिनिधित्व बिल्कुल नहीं है इनका। उनका कि बिल्कुल वो, भी रिप्रेजेंटेशन और नहीं है। सर है तो भी वो बड़े ऐसे किसान हैं जो पॉलिटिकल व्यू से उनका रिप्रेजेंटेशन तो करते हैं, पर अपनी फायदे के लिए। वो जो मैक्सिमम लैंड होल्डिंग्स है वो मार्जिनल Yes. और स्मॉल किसानों के पास है। मतलब किसान तबके की पॉपुलेशन देखी जाए ना, तो उसमें से बड़े किसान तो मुट्ठी भर है, यस और जो मैक्सिमम लोग हैं वो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हैं। परंतु वो सीमांत और छोटे किसान, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। जो किसान के नाम पर रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत बड़े किसान है, तो वो तो सर, वो उनकी मंडी प्रॉब्लम में को समझ यही ही नहीं होता है। पाते। यस, वो मंडी में आड़ती यही है होता है ना। मोस्टली। हाँ, वो मोस्टली आड़ती है। और ये अभी जो पंजाब प्रोटेस्ट जो हुआ है, और उसके बिल्कुल ये उसी का। ये बिल, वो बिल जो वापस से वो हमें लोग अगेंस्ट थे उसके। ऑब्वियसली, क्योंकि वो आड़तीय थे, उनको उससे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। इंस्टेड राजस्थान में इस तरह का नहीं हुआ, यूपी में इतना ज्यादा नहीं हुआ। ये वेस्ट यूपी तो और पंजाब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो बहुत पहले भी बात करी गई बहुत हुई है और अच्छी चल भी रही है महाराष्ट्र साइड पे तो। हाँ, और ई नैम जो था, एग्रीकल्चर नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जिसमें किसान को जरूरी नहीं है कि इसी मंडी में बेचेगा, वो सिर्फ मंडी में उस चीज का भाव करवा के, मान लीजिए कि राजस्थान का किसान है, वो कलकत्ता के आड़तीय को अपनी चीज बेच सकता था। पर ई नाम अगर एप्लीकेबल हो जाता तो यहाँ के जितने आड़तीय थे जो मंडी में बैठे हुए वो सब बर्बाद हो जाते। इसलिए वो सारी जो प्रोटेस्ट वगैरह ये जो था, वो 2000 रीजन टेक्नोलॉजिकल कार्टिलाइजेशन को बनाए रखने के लिए था। यस, वो पूरा वन एग्रीकल्चर मार्केट, पूरा वन नेशन वन मार्केट वाली स्कीम थी। चलिए नेक्स्ट टेक्नोलॉजिकल पार्ट पर आते हैं, तो तकनीकी। सर है ही बड़ा इशू कि किसान जो है वो मोबाइल होते हुए भी मतलब वो स्किल्ड नहीं है उस मोबाइल के लिए कि ये तो उससे कैसे skilled नहीं यूज है। किया जाए। यस, दूसरा, उनमें अवेयरनेस नहीं है कि किसी ऐप को यूज करने की, एक्सेस नहीं कर पाते हैं। इवन वो अभी तक वेदर फोरकास्ट नहीं समझ पाते। सर वेदर इवन फोरकास्ट जो जो है, राजस्थान में जो और भी उनके लिए चल रही है, जैसे कि वो बुधिया चैट वाला चल रहा है, तो उससे योजनाएं पता करे या जन सूचना संपर्क पोर्टल पे जाके पता करे, उसकी भी कमी है। उनकी भी कमी है, उस चीज को समझ नहीं पाते। पोर्टल्स तो बना दिए गए, पर पोर्टल्स के लिए उतनी अवेयरनेस किसानों में नहीं आ पाई है जितनी आनी चाहिए। तो हम ये लिख सकते हैं कि वो तकनीक से जुड़ नहीं पाए या तकनीक का फायदा नहीं ले पाए। अब फायदा नहीं लेने के क्या क्या कारण है वो सब। सर फार्म मशीनरी का जोड़ सकते हैं, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, लाइक प्रॉपर सीड, हाइब्रिड सीड का यूज कैसे किया जाए, या फर्टिलाइजर कॉम्बिनेशन कैसे किया जाए, कॉम्बिनेशन कैसे किया जाए, इरिगेशन किस लेवल पर किया जाए, कितना नहीं किया जाए, टेक्निक्स क्या यूज की जाए। हम अभी तक सिर्फ फ्लडिंग इरिगेशन ही करते हैं। सर हम वो जैविक बाढ़, कृषि को लेकर आज भी इनको प्रॉब्लम होती है, यही सोच के कि हमें फायदा नहीं हुआ। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग भी आजकल अभी भी नहीं कर पाते हैं ये, वो नहीं कर पाते हैं। टेक्निकली भी नहीं होते हैं। जेडबीएनएफ पर हम शिफ्ट होना अभी बहुत दूर है, बहुत मुश्किल है। अभी तक उस चीज को समझ ही नहीं पाते कि जीरो बजट जीएमओ क्रॉप्स पे भी नहीं पहुंच पाए। हाँ, वो भी नहीं पहुंच पाए। तो दोज आर द टेक्निकल एस्पेक्ट्स। इनसे रिलेटेड जो बिग डेटा है, उस बिग डेटा का मिसयूज होता है। मान लीजिए किसान है, ये इस टाइम पर इन किसानों को ये फर्टिलाइजर चाहिए होता है, तो ये जो बड़ी कंपनीज है वो ऑलरेडी इस चीज को ट्रेस करके रखती है कि इस टाइम पर इनको फर्टिलाइजर चाहिए होंगे, और वो ऑटोमेटिकली उस चीज पर, उनकी दुकानों पर, वहां पर ये सारी चीजें सप्लाई कर देंगे, केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह ये सारी चीजें। तो हम, अगर कोई किसान ये चाहता भी है कि वो ऑर्गेनिक पर शिफ्ट करे, पर उससे पहले उसको ट्रैप कर लेंगे। यहाँ पर कितने किसान है, कौन सी फसल उगाते हैं और कितने रकबे में, कितने हेक्टेयर में इस चीज की जरूरत है, वो चीज उनके पास पहले से है। सो दैट इज द मिसयूज ऑफ द बिग डेटा। और गवर्नमेंट डिजिटल करेंसी भी अभी तक ये लोग यूज नहीं कर पाते हैं क्योंकि फ्रॉड का डर रहता है अभी भी। यस, तो उनको फ्रॉड का डर रहता है। एंड लास्ट इज सोशल एस्पेक्ट क्या आएगा सर? इनइक्वालिटी में तो जैसे वही कास्ट और जेंडर को लेकर जो है कि कास्ट रिलेटेड भी आएगा। और अगर हम किसान की बात कर रहे हैं तो किसान, यस ऑब्वियसली बहुत अच्छा तबका स्वीकार नहीं किया जाता किसान होना। यस, हमारे समाज में वो एक स्टैंडर्ड, वो एक सोशल स्टेटस नहीं है। मैं गांव में, मैंने खुद जमीन को आज भी आजीविका की वो मानी नहीं जाती। आज भी उसको महत्व दिया जाता है सम्मान का, मेरी जमीन वाला। तो वो जमीन का, अगर आपका लैंड होल्डिंग कम है,
उससे भी आपका सोशल स्टेटस वेरी करता है, वोलेटाइल होता है। मतलब कम हो जाता है। आपकी जमीन 200 बीघा जमीन है तो वो उसका एक अलग स्टेटस है, तो किसी के पास 10 मतलब बीघा बड़े जमीन है किसान उसका छोटे किसान वाली इनइक्वालिटी आ जाती है, जो बड़ा वो वाली किसान और inequality छोटे किसान वाली इनइक्वालिटी है। चलिए नेक्स्ट इज ग्रूमिंग ऑफ अ पर्सन। किसान, मान लीजिए कि किसान का जो सामाजिक रूप से ग्रूमिंग हुई है वो इसी तरह से होती है कि उसको सारे अधिकारों और सारी चीजें, वो इक्वलिटी उस तरह से अवेलेबल नहीं होती। उसे पता है कि उसे सब जगह जाकर हाथ जोड़ना है, चाहे वो पटवारी के पास जोड़ना है या ग्राम सेवक के पास जोड़ना है। सो दैट इज द ग्रूमिंग। ठीक है। बैकवर्डनेस, सामाजिक आर्थिक तकनीकी रूप से वो बैकवर्ड है। हेल्थ, न्यूट्रिशन और एजुकेशन रिलेटेड चीजों में पिछड़े हुए हैं। और अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी चीज है कि उनके पास कृषि, हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पर मोस्टली 2 या 3 फसल लेते हैं, तो 2 या 3 फसल लेने के लिए आपको 1.5 से 2 महीना एक फसल में लगता है, या मैक्सिमम 1 से 1.5 महीना उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट होता है। उसके बाद ये सब लोग बेरोजगार होते हैं, कोई काम ही नहीं है। वो क्या करते हैं? कुछ भी नहीं करते। Agriculture is like hidden employment. All of the Yes, family are involved, but they don't get the proper remuneration. Yes, पूरा obviously. फैमिली इन्वॉल्व होता है। Yes, and उसमें lastly महिलाओं की security. भागीदारी तो कहीं गिनी ही नहीं जाती, इसमें महिलाओं की भागीदारी तो बहुत ज्यादा गिनी ही नहीं जाती। हाँ, वो इसमें नहीं गिनी जाती है। और लास्टली सिक्योरिटी। किसान को किसी भी तरह की सिक्योरिटी, मतलब सोशल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, वो किसी भी तरह की प्रोवाइड नहीं। इंश्योरेंसेज इनके पास कितने अवेलेबल है इनको पता ही नहीं, तो वो जो सुरक्षा होनी चाहिए वो सुरक्षा उसको नहीं उपलब्ध है। सो दोज आर द एस्पेक्ट्स। ठीक है, क्या ये चीज समझ में आ गई? ये जितने एस्पेक्ट्स हैं इनको अप्लाई कर लेना। अब नेक्स्ट 5 डेज आप लोगों का टास्क ये रहेगा कि 1 या 2 वल्नरेबल ग्रुप को लेना और इन सारे एस्पेक्ट्स को एक बार जमा कर देख लेना कि इसमें क्या क्या लिख सकते हैं, ताकि आपके हैबिट में आ जाएगा। अगले 5 दिनों में ये चीज हैबिट में आ जाएगी, तो 1 या 2 ग्रुप्स एक बार ले लेना। चलिए नेक्स्ट चीज पर आता हूं, दैट इज 3 PCL एंड यू कैन यूज इट एज अ 4 PCL ऑल्सो। चलिए, ये जितनी सोशल स्कीम्स हैं, जितनी भी तरह की कोई भी सोशल स्कीम आ जाए, या फिर जितनी भी संस्थाएं हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, बॉडीज हैं, कोई भी बॉडीज आ जाए, उसको आप इससे सोल्व कर पाए। उस संस्था की ये पूछा जाएगा कि ये संस्था की अभी की स्थिति क्या है और इस संस्था की चुनौतियां क्या है और इसके लिए सुझाव क्या हो सकता है। ये चीज तो आप लोग सीख गए होंगे आई थिंक, कि जो चुनौतियां हैं वही सुझाव है, और उनको हमें थोड़ा मॉडिफाई करके लिखना है कि उसको सुझाव किस तरह से बताना है। सो नाउ दैट इज 3 PCL। 3P मीन्स पॉजिटिव्स, पोटेंशियल एंड पार्टिसिपेंट्स। पहली चीज पॉजिटिव्स। अब हम एक कोई संस्था ले लेते हैं, मान लीजिए हमने लिया पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, PRIs। PRIs की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, इसके पॉजिटिव्स क्या है, सकारात्मक पक्ष क्या है। ये ग्रास रूट लेवल पर पॉलिटिक्स प्रोवाइड करती है, निर्णय निर्माण बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पर होता है, लोकल स्तर पर, स्थानीय लेवल पर चीजों को सुलझाया जाता है, स्थानीय मुद्दों को पहले प्रायोरिटी पर लिया जाता है और वो ही डिसीजन करते हैं, और ये लोकतंत्र को फुलफिल करती है, फोस्टर करती है, पोषित करती है। क्या यही इसके पॉजिटिव्स हैं? इसके अलावा और कोई पॉजिटिव्स हैं पंचायती राज के? पंचायती राज के और कोई पॉजिटिव्स इसके अलावा? दैट इज द स्टेबल प्रेजेंट सिचुएशन। फर्स्ट इज 3P में। ठीक है। सेकंड इज पोटेंशियल। संभावनाएं क्या है? ये हमारे देश में जितनी प्रोग्रेस होनी है उस प्रोग्रेस की रीढ़ है। एक तरह से इसको स्ट्रेंथन करके सभी चीजों को, सभी भागों को, रूरल इकोनॉमी को अच्छे से स्ट्रेंथन किया जा सकता है, उनको मुख्य धारा में लाया जा सकता है, सर्विस सेक्टर को रूरल इकोनॉमी तक पहुंचाया जा सकता है, एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंस जो है इंडिया की उसको कम किया जा सकता है, एंड इवेंचुअली वही लोकतंत्र को स्ट्रेंथन किया जा सकता है। दोज आर द पोटेंशियल्स। इसकी संभावना यही है पंचायती राज की। एंड पार्टिसिपेंट्स। अब बात आती है कि इसके भागीदार कौन होंगे पंचायती राज के। वन इज सेंटर, अनदर इज स्टेट, और तीसरा कौन है? लोकल। रूरल के लिए पंचायती राज है और उसमें ये तीनों पार्टिसिपेंट्स हैं, सेंटर, स्टेट एंड लोकल। अब ये क्या क्या कर रहे हैं और इनके द्वारा क्या क्या परेशानियां हैं या क्या चैलेंजेस हैं, या सेंटर के द्वारा पंचायती राज के लिए क्या किया जाता है, स्टेट के द्वारा पंचायती राज के लिए क्या क्या किया गया है, कितने मुद्दे ऐसे हैं जिन पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को वो मामले हमारे यहाँ के राज्य ने सौंप दिए हैं। राजस्थान में कितने मामले पंचायती राज को सौंप दिए हैं राज्य सरकार ने? 29 हम सौंप चुके हैं। 18 सर। कितने? 29 तो 18 टोटल सर। 18 दे दिए। पूरे है 18 दिए सर।
और वैसे टोटल 29 29 है। टोटल 29 है, 29 दिए 18 उसमें से दे दिए 18 हम दे चुके हैं, ठीक है। सो स्टेट के द्वारा इनको ये प्रोवाइड कर दिया गया है। अच्छा, पार्टिसिपेंट्स की बात में जब ये आते हैं तो कि इसके भागीदार कौन होंगे, इसमें केंद्र भागीदार है, राज्य भागीदार है और लोकल लेवल पर भागीदार है। केंद्र के स्तर पर ये किया गया, राज्य के स्तर पर ये किया गया और लोकल लेवल पर ये किया गया। अब आती है बात चैलेंजेस की, तो इसको क्या क्या चुनौतियां हैं। अभी पंचायती राज की क्या चुनौतियां हैं ये हमें दिखता है। केंद्र लेवल पर इसके लिए अप्रोप्रिएट पॉलिसीज का निर्माण नहीं हो रहा है। राज्य के द्वारा इनको ये सारे अधिकार या ये जो सारे टॉपिक्स हैं वो टॉपिक्स अभी प्रॉपर्ली सरेंडर नहीं किए गए हैं, वो सारे इनको ट्रांसफर नहीं किए गए हैं। लोकल लेवल पर लोकल पॉलिटिक्स से रिलेटेड मुद्दे आ जाते हैं, पार्टी पॉलिटिक्स आ जाती है। जो मामले लोकल लेवल पर सोल्व होने चाहिए वो लोकल लेवल पर सोल्व नहीं हो पाते हैं, उनको उतना सीरियसली नहीं लिया जाता है। लोकल पॉलिटिशियंस में उतनी कैपेसिटी नहीं है, उनमें एक्सपर्टीज नहीं है, वो चीजों को समझते नहीं है और मुद्दों को सुलझा नहीं पाते हैं। सो दोज आर द चैलेंजेस, और यही लूप होल्स हो जाएंगे इसके, या इनमें जो कमियां हैं वो हो जाएंगी। अब जब भी सुझाव की बात करें तो इन चीजों को, पार्टिसिपेंट्स, चैलेंजेस और लूप होल्स, इन्हीं में हमें सुझाव निकालना होगा। क्या यहां तक चीज क्लियर है? एक और चीज ले लीजिए, रिसेंट एग्जांपल, दैट इज गवर्नर। अब गवर्नर के लिए पॉजिटिव्स क्या है ये आप लोग बताएंगे। गवर्नर के पॉजिटिव्स क्या है? वो लक्ष्मीकांत हम सर पे लेके घूमते हैं ना, और कोचिंग वाले भी हम सब आप लोगों को 4-4 महीने तक लक्ष्मीकांत पढ़ाते हैं। अब बताओगे गवर्नर का पद, उसके क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या इंपॉर्टेंस है? केंद्र संघवाद, केंद्र सेंट्रल स्टेट में मीडिएटर है सर एक, को जोड़ने का कार्य करता है। और ठीक है। स्टेट को जो है रेगुलेट करता है, नियंत्रित हाँ। कर सकता है वो। ठीक है। नियंत्रणकारी प्रभाव रखता है। हाँ, और ये क्या है कि आप लोग वो कर रहे हैं, लक्ष्मीकांत का एनालिसिस, लक्ष्मीकांत का एनालिसिस नहीं, हम क्या है कि ये एकात्मकता वाले पॉइंट्स बता रहे हैं। कार्यपालिका, विधायिका और वित्तीय शक्तियां होती है। सर राजनीतिक एक सेक्टर में सर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है स्टेट का। यस, पहले उसके पॉजिटिव्स बताओ ना। आप लोग क्या है कि उसको उस तरह से ले जा रहे हैं कि ये तो आया ही इसीलिए है कि यहाँ दुख देगा राज्य में। तो वो तकलीफ देने के लिए आया, गवर्नर को हमने बुलाया है संवैधानिक पद बना है। हुआ है। ठीक है, वो राज्य में स्थायित्व रखता है ना, किसी भी तरह की राजनीतिक स्थायित्व के टाइम पर, पॉलिटिकल वोलेटिलिटी जब है, इनस्टेबिलिटी के टाइम पर एक स्थायित्व का काम करता है। ये एक राज्य का स्थायी स्तंभ है, प्रथम नागरिक है, ऐसा वो जो बड़ी बड़ी बातें है ना, हाँ वो सारी बड़ी बड़ी बातें वो लिखो ना, दोज आर द पॉजिटिव्स। ठीक है, अब उसके बाद में पोटेंशियल। अच्छा, गवर्नर का पोस्ट अगर प्रॉपर्ली वर्क करे तो क्या पोटेंशियल है? वही सारी बातें जो एक्सपेक्टेड है, जो संविधान में दी हुई है। दोज आर द पोटेंशियल्स कि गवर्नर का पद अगर प्रॉपर्ली वर्क करे तो ये इस तरह से कोलैबोरेट करता है, ये स्टेट और सेंटर के बीच में ब्रिज का काम करता है, बेटर पॉलिसीज इंप्लीमेंटेशन करवा सकता है, राजनीतिज्ञों को या राज्य के जो मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद है उनको तानाशाह होने से रोकता है, उनको कंट्रोल करता है, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को, चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन करता है। यही संभावनाएं होंगी ना। अब पार्टिसिपेंट्स की बात आती है, गवर्नर का पद और पार्टिसिपेंट्स की बात आई, कौन कौन होगा? एक तो भेजा किसने? सेंटर ने, स्टेट, और कौन होगा गवर्नर की पोस्ट? कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर गवर्नमेंट इटसेल्फ, सेंटर, स्टेट और एक गवर्नर खुद, वो भी तो होगा ना भाई, वो भी तो इंसान है, उसकी भी तो विवेकाधीन शक्तियां, डिस्क्रिशनरी पावर्स है। तो ये तीन इसके पार्टिसिपेंट हो गए गवर्नर की पोस्ट में। अब इनसे रिलेटेड इसके क्या चैलेंजेस निकलेंगे? सेंटर कहता है कि ऐसा कर, स्टेट कहता है कि बीच में मत बोल, और गवर्नर कहेगा अब मैं क्या करूं। गेटिंग माय पॉइंट? सो दोस आर द चैलेंजेस कि जो इंस्ट्रक्शंस वहां से दिए जा रहे हैं उन इंस्ट्रक्शंस को गवर्नर द्वारा प्रॉपर्ली एज इट इज फॉलो नहीं किया जा सकता। हो सकता है राजनीतिक इच्छा शक्ति या राजनीतिक मतभेद की वजह से। राजस्थान में चल ही रहा है। हाँ, तो वो सभी जगह पश्चिम बंगाल में चल रहा है सर। हाँ, लूप होल्स, और ये इसके लूप होल्स हो जाएंगे कि ये इम्प्रूवमेंट किए जा सकते हैं, इस तरह से इसको सुधारा जा सकता है। अब एक और चीज, दैट इज द पोस्ट ऑफ गवर्नर। अब एक और चीज बताइए, इलेक्शन कमीशन मैंने बताया था, इसमें महिला आयोग बता दीजिए कि महिला आयोग को किस तरह से सशक्त किया जा सकता है। कि महिला आयोग की वर्तमान स्थिति की व्याख्या करते हुए
इसको सशक्त करने के सुझाव दीजिए। तो क्या करेंगे? 3 PCL लगाकर सबसे पहले पॉजिटिव्स, महिला आयोग के होने का मतलब क्या है, क्या मायने हैं, क्यों महिला आयोग बनाया गया, वो बताइए। वही लक्ष्मीकांत के घिसे पिटे पॉइंट्स। क्या क्या आएंगे? प्रेजेंट सिचुएशन महिला आयोग की। सर महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं के को लिए आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सशक्तिकरण करना। महिलाओं की स्थिति सशक्त बनाने के लिए इसका गठन किया गया था। महिला अधिकारों को अलग से रिकॉग्नाइज किया गया था। महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए, हाँ, महिलाओं का प्रतिनिधित्व करने के लिए इसका अलग से किया गया था। राज्य द्वारा इसको जो भी एक अर्ध न्यायिक बॉडी की अधिकार, हाँ, इसको सर जो अधिनियम बनाया गया था महिलाओं का कार्यस्थल वाला और ये सब, उसके लिए भी उसको क्रियान्वित करने के लिए भी शिकायतें एक जगह मिली रखने के लिए कि यहाँ रखी जा सकती है। और कोई भी मतलब पारिवारिक समस्या हो तो वो महिला आयोग में जाके कह सकती है। अगर पुलिस थाने नहीं जा पा रही है तो महिला आयोग एक ऐसी जगह है जहाँ पे वो जाके कह सकती है। तो फिर महिला आयोग का मतलब कि कानूनी सहायता, विधिक सहायता एवं सामाजिक या व्यक्तिगत किसी तरह की समस्या होने पर उनको सहायता प्रदान करने के लिए और उनको इक्वल पार्टिसिपेशन दिलवाने के लिए एक अलग से संस्था का गठन किया गया। ये इसके प्रेजेंट सिचुएशन होगी। अब पोटेंशियल क्या है? अगर महिला आयोग अच्छे से काम करे तो क्या होगा? जो इसके लक्ष्य हैं उन सबको अर्जित करेगा। पार्टिसिपेंट्स कौन है महिला आयोग के? महिला आयोग के पार्टिसिपेंट्स कौन होंगे? 5 सदस्य आयोग है। जो राज्य है, राज्य में जो महिलाएं हैं वो है, राज्य है, गवर्नमेंट है। तो सबसे पहले महिला आयोग के पार्टिसिपेंट महिलाएं खुद, महिला तबका, महिला, फिर राज्य सरकार और प्रशासन। प्रशासन क्या इसको मानता है? क्या जो भी महिला आयोग आदेश देता है क्या उनको फॉलो किए जाते हैं? मतलब सरकार, गवर्नमेंट, प्रशासन, केंद्र सरकार इनके लिए क्या करता है? फंड इनके पास कहाँ से आता है? तो आर्थिक जो सशक्तिकरण है क्या वो इनका होता है? इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है या नहीं है? ये सारे इसके पार्टिसिपेंट्स हो जाएंगे। एक तो महिलाएं खुद, राज्य सरकार, केंद्र सरकार। अब चैलेंजेस की बात करें तो वहां पर ये सारी चीजें आ जाएगी कि ये इनको क्या क्या सुविधाएं प्रोवाइड कर रहे हैं। ये सुविधाएं नहीं प्रोवाइड की, दोज आर द लूपहोल्स। और ये सुविधाएं प्रोवाइड कर दो, दोज आर द सजेशंस, कि ये चीजें कर दो तो ये अधिक सशक्त होकर काम करने लगेगा और इनसे ये बदलाव आ जाएगी। सो दिस इज द लीपापोती एंड 3 PCL टेक्निक। ठीक है, इनमें जितनी योजनाएं हैं वो सब आ जाएंगी। मान लीजिए इसमें PDS को ले लो। PDS को किस तरह से फिट करोगे 3 PCL में? PDS की फर्स्ट पॉजिटिव्स क्या है? लक्षित ग्रुप तक पहुंचना, सामान SDG को करना, मेल न्यूट्रिशन खत्म करना, प्रॉपर पॉवर्टी खत्म करना। लक्षित ग्रुप तक जो है वो सामान सीधा पहुंचना। ठीक है, मेन इसके पॉजिटिव्स ये है कि जो माल न्यूट्रिशन है उसको खत्म करना। ठीक है, अब इसकी पोटेंशियल क्या है, संभावनाएं क्या है? अगर ये प्रॉपर्ली वर्क करेगा तो इसकी पोटेंशियल क्या है? सर ये जो हमारा लक्ष्य है उसको जो है वो माल न्यूट्रिशन, वही जो पॉजिटिव्स हैं वही इसका पोटेंशियल है। वही जो पॉजिटिव्स है वो इसका पोटेंशियल है। मतलब जो लक्ष्य बताए गए हैं, जो टारगेट्स हैं, उन टारगेट्स को अचीव कर ले, दैट इज द पोटेंशियल। उनसे जो तब्दीली आनी है, जो बदलाव आना है, मतलब हमने टारगेट किया कि सभी बच्चों को इतना इतना फूड मिलना चाहिए। अब वो मिल गया तो क्या होगा? दैट इज द पोटेंशियल कि हमारे यहाँ पर सामाजिक रूप से जो न्यू जनरेशन है वो कुपोषित नहीं रहेगी, वो ज्यादा अच्छे वर्किंग होंगे, ज्यादा इफेक्टिवली काम कर पा रहे होंगे, उत्पादक होंगे, अर्थव्यवस्था में भागीदार होंगे। दैट इज द पोटेंशियल। अब इसके पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होंगे PDS के? PDS अप्लाई कौन करता है? राज्य सरकार होगी, जनता होगी, और जो जनता जो बेनिफिशियरी है। ठीक है, बेनिफिशियरी और जो दे रहा है, जो है, जो राशनिंग कर रहा है, हाँ, राशनिंग कर रहा है, वो उसका भागीदार है। All vulnerable groups are like administration और लास्ट लेवल पर आंगनबाड़ी, जहां पर ग्रास रूट लेवल पर इसको डिलीवर किया जा रहा है PDS को, या आंगनबाड़ी या राशन शॉप्स या वो जो है वो इसके पार्टिसिपेंट्स हो जाएंगे। अब फिर हम इसकी बात करते हैं कि इन पार्टिसिपेंट्स में चैलेंजेस क्या है। अब देखो क्या केंद्र लेवल पर क्या चैलेंज है कि केंद्र के पास सब्सिडी का बर्डन है। केंद्र के द्वारा इतना फूड सब्सिडी देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, कितनी दे पाती है, और हम लक्षित लोगों को आइडेंटिफाई कर पाते हैं नहीं कर पाते। दैट इज द चैलेंज फॉर द सेंटर। यस,
मॉनिटरिंग करना कि वहां तक भी चीज पहुंच रही है, वहां पर चीज पहुंची है नहीं पहुंच रही है नहीं। दैट इज द चैलेंज फॉर द छत्तीसगढ़ मॉडल। स्टेट एंड गवर्नमेंट सेंट्रल। ये यहाँ तक का Yes. चैलेंज हो गया। अब उससे नीचे आते हैं प्रशासन पर। प्रशासन के सामने क्या चैलेंज है? राशनिंग वाली शॉप तक राशन पहुंचना, तो फिर वहां डेटा से लक्षित ग्रुप तक पहुंचना। होना सर, डेटा नहीं है उनके पास में प्रॉपर। डेटा नहीं है और Awareness स्टोरेज, नहीं होना। स्टोरेज भी एक चीज है। स्टोरेज का नहीं है, हाँ, प्रॉपर स्टोरेज हम कर मशीनरी पाए या नहीं है नहीं कर उसको पाए। डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। यस। तो लैक ऑफ एक्सपर्टीज पर्सन। और एक चीज और, टेक्निकल तो कोई वो झारखंड नहीं और है। यहाँ का यस टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज कर पाते नहीं कर पाते। हाँ, और टेक्नोलॉजी वो का अपना यूज नहीं राशन हो कार्ड पाता। बायोमेट्रिक से टच हुआ, बायोमेट्रिक नेट की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, नेट की अवेलेबिलिटी नहीं है, वो बायोमेट्रिक से उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, उन्होंने राशन ही नहीं दिया और उससे कई लोग मर गए। 2-3 परिवारों के साथ ऐसा हो गया कि वो ट्राइब फैमिली थी, Yes. उनकी डेथ हो गई 2-3 बच्चों की भूख से। तो वो चीजें प्रशासन लेवल पर आ जाएगी। एंड लास्टली सर, वो बेकार खाने से भी हुआ था, पुराना अनाज दे दिया था एक बार। यस, वो पुराना अनाज दे दिया। तो 2000 थे चैलेंजेस। और लास्ट में जो आंगनबाड़ी या फिर इनकी बात करें राशन शॉप्स की, वहां पर क्या होता है, वो अपनी तरफ से स्टॉकिस्ट बन जाते हैं, वो उसका भंडारण करने लगते हैं, जमाखोरी करने लगते हैं, जो एक्चुअल में डिलीवर करना है वो डिलीवर नहीं करते, प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे। और इन सारी चीजों को सुधारते हुए पीडीएस सिस्टम को सुधारा जा सकता है। तो दोज आर द स्कीम्स एंड बॉडीज। जितने भी इंस्टीट्यूशन है, इसमें WTO फिट करोगे वो भी हो जाएगा, इसमें यूएनओ लेकर आओगे वो भी हो जाएगा। हाँ, यस। मान लो यूएनओ लेकर आओ, क्या होगा यूएनओ का? अभी आ जाए यूएनओ सक्सेसफुल नहीं रहा, क्या करोगे? पॉजिटिव्स, यूएनओ है क्यों, बनाया क्यों था? विश्व में 2 विश्व युद्ध झेलने के बाद शांति और सुरक्षा स्थापित की करने के व्यवस्था लिए बनाए रखने और के लिए। कोऑपरेशन, आपस में Yes, सौहार्द, समन्वय। कोऑपरेशन एस्टेब्लिश करने के लिए हमने यूएनओ बनाया था। अब यूएनओ की पोटेंशियल क्या है कि पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी ग्रो करे और पूरे विश्व में ऑर्डरलीनेस बनी रहे। Yes. एक नियम परक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। दैट इज द पोटेंशियल ऑफ द यूएनओ। पार्टिसिपेंट्स कौन है? सारे देश, खुद यूएनओ, पूरे 100 देश, खुद यूएनओ और एक्स्ट्रा नेशनल या सुप्रा नेशनल एक्टर्स, जिनको गैर राज्यकर्ता कहते हैं। कौन हो सकते हैं? जैसे आतंकवादी समूह, बड़ी बड़ी कंपनियां, गूगल, फेसबुक जैसी बड़ी कंपनियां, वॉलमार्ट जैसी बिग कंपनीज, जो इनके डिसीजंस को, यस मीडिया, जो इनके डिसीजंस को इवन यूएनओ के डिसीजंस को मोबिलाइज कर सकती है, इन्फ्लुएंस कर सकती है, वो हो जाएंगे। और इसके साथ में डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज का अलग अलग ग्रुप, वो अपने आप में अलग अलग हो जाएंगे। अब फिर इसमें देखो दोज आर द पार्टिसिपेंट्स। अब ये देखें कि इसमें क्या क्या कमियां हैं। तो पार्टिसिपेंट्स से हम फिर आए, सबसे पहले डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं, क्या उनका इसमें बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन है? फंडिंग वो मोस्टली वही करते हैं, तो इनके जो डिसीजंस हैं वो उन्हीं के डिसीजंस, उन्हीं पे डिपेंड। यस, वो 5 वीटो पावर्स वाले पार्ट, वो वीटो पावर्स वाले देश ही ये डिसाइड करते हैं। फिर उसके बाद सुरक्षा परिषद को लेकर चैलेंजेस, सुरक्षा परिषद को लेकर चैलेंजेस है, फंडिंग की प्रॉब्लम है, लैक ऑफ विल, ये खुद निर्णय नहीं ले पाते और निर्णय ले लिए तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। रिसेंटली हमने यूक्रेन वाले सिचुएशन में देखा कि इनके द्वारा कुछ नहीं किया गया। यहाँ पर जो भी लेकर आओगे 3PCL में सारी संस्थाएं फिट होगी, ठीक है? दैट इज। अब कोशिश सिर्फ ये करना कि इसको 2-3 संस्थाएं इसमें रोज अप्लाई कर लेना, और 2-3 संस्थाएं, 2-3 जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं वो लीपापोती में रोज अप्लाई कर लेना, ताकि 6 दिन में आप इतने फ्लो में आ चुके होगे कि वहां पर जैसे ही क्वेश्चन आएगा AK-47 की मैगजीन की तरह आपके पॉइंट्स निकलेंगे और वहां पर पूरी कॉपी भर दोगे। ठीक है जी सर, ओके, चलिए। सो दैट्स फ्रॉम माय एंड। बाकी की चीजें मैं कई बार आपको समझा चुका हूं, अगर कुछ लोग क्लास में नए हैं तो उनको दोबारा से बता देता हूं कि एक तो जो पॉइंट्स लिख रहे हो, थिंक लाइक इंटरव्यू एंड एक्ट लाइक मेंस। उसको ये सोचना है कि सामने वाला पूछेगा, हमने कहा भारत में गरीबी है, वो पूछेगा कैसे, तो हम कहेंगे कि ये रिपोर्ट है तेंदुलकर समिति की, उसने कहा है। हम कह रहे हैं कि भारत में 1/5 या 1/5 लोग गरीब है, 25% तबका लगभग भारत में गरीब है। वो कहेगा कैसे, ये इसने कहा है। भारत में इतने लोग माल न्यूट्रिशन है, कैसे, ये ऐसे। भारत में मनी का कंसंट्रेशन या पूंजी का संचय वो कुछ ही ग्रुप्स के हाथ में है, कैसे, ऑक्सफैम ने कहा है। तो वो सामने वाला आपसे क्वेश्चन और कर रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन जरूर डालना हर पॉइंट में, ठीक है? एंड लास्टली जो मैंने पहले वाली क्लास में, लास्ट वाली क्लास में बताया था, इमोशनली सेंसिटिव होकर पेपर देने मत जाना। बहुत ज्यादा
कुछ भी चीज हो जाती है। मान लीजिए हमारा बस में जाते टाइम झगड़ा हो गया, कैब में जिसमें जा रहे हैं उसमें झगड़ा हो गया, अपने व्हीकल से जा रहे हैं उससे कुछ हो गया, वहां पर एंट्री पॉइंट पर कुछ ऐसी चीज हो गई कि उन्होंने कुछ झिड़क के बोल दिया, वो चेक हाँ। करने वालों से माथा फोड़ हो गई, वहां पर दो वही लोग होती खड़े है हैं। सर वही होती है। कुछ भी हो सकता है, मतलब तो इमोशनली इतने सेंसिटिव मत होना कि अपना टाइम खराब कर दो। और आने वाला आधा घंटा जो पेपर में लिखना है ना, वो कंस्ट्रक्टिविटी तो खत्म हो गई और हमें इस पर गुस्सा आने लग गया इमोशनली, या और भी चीजें हो जाती है। मतलब ये तो नेगेटिव एस्पेक्ट है, पॉजिटिव एस्पेक्ट भी होता है। कोई बहुत दिनों में मिल गया, कभी नहीं मिला था, और उसने बहुत इतनी मोहब्बत से बात कर ली, अरे आप बहुत दिनों में मिले, आपके नंबर दे देते, आप तो मिले ही नहीं, अच्छा कभी आओ शाम को मिलते। अब हम वहां आधे घंटे तक यही सोच रहे हैं कि अच्छा बस ये 2 दिन का पेपर दें, इसके बाद चले गए। तो किसी ने आपके कोई पीछे बैठा, उसने बहुत मोहब्बत से कह दिया आपके पास ये वाला पेन है क्या, थोड़ा सा अंडरलाइन मैं भी कर लूं। अच्छा कर लो कोई बात नहीं। ये इस तरह से कुछ हो गया। कोई ऐसा पर्सन जिससे हमारा झगड़ा है, साथ में रूममेट्स थे, वहां पर झगड़ा हो गया, कभी लड़ाई हो गई, उससे कभी नहीं मिले, मेंस के सेंटर में एक ही कमरा आ गया, एंट्री पॉइंट पर दोनों साथी, उसे देखकर एकदम से लगा कि अच्छा तू भी मेरे दे रहा है, मतलब प्री तो पास हो गया, पढ़ तो ये भी रहा है, इसके चेहरे से लग रहा है इसकी दाढ़ी बढ़ रही है, मेरे से ज्यादा पढ़ रहा हूँ, तो यार ये तो इंटरव्यू में चल जाएगा, मैं इंटरव्यू में नहीं जाऊंगा। वो आपको देखकर सोच रहा होगा कि इसका तो स्टैंडर्ड दिख रहा है, मतलब हो सकता है नौकरी लग गया, हो सकता है पिछले वाले में अलाइड लग गया, ऐसा हो गया। तो ये क्या है कि ये इमोशंस है, इनको वहां पर छोड़ देना। इन चीजों को वहां पर छोड़कर जाना। अगर इन चीजों पड़ोसी की कॉपी मत देखना, पड़ोसी की कॉपी बिल्कुल मत देखना, पड़ोसी की कॉपी मत देखना। इसके अलावा वहां पर और भी बहुत सारी चीजें होती है। फ्लाइंग आ गई, कोई पकड़ा गया, हम ऐसे इंटरेस्टेड हो गए उधर झांकेंगे, आप क्या होगा, अरे उसको मरने दो यार, तुम्हारी कॉपी में देखो। सर लास्ट टाइम मेरी कॉपी देख के मेरे पड़ोस वाला बोलता मैडम कितना लिखोगे, उसको बोल देना मैं तो और लिखूंगी, अभी 2-3 कॉपी और लिखूंगी। मतलब मुझे लगा कि मैं क्या लिख रही हूँ भाई, मैं लिख रही हूँ, तू क्यों देख रहा है मेरी कॉपी। ये जो चीजें है ना, अपने इमोशंस को पॉजिटिवली भी और नेगेटिवली दोनों तरह से बिल्कुल डिटेच्ड, अनासक्त जो होता है ना, राहुल गांधी की तरह, ऐसा अनासक्त होकर एग्जामिनेशन सेंटर में जाना, न जीत की खुशी, न हार का गम। सविता कश्मीर फाइल्स में भी पूर्णतः उन्होंने वो बोला है। यस। तो अनासक्त होकर जाना। मोदी का फेस देखा होगा ना, मोदी का फेस कैसा रहता है, मोदी का फेस एक जैसा रहता है, कोई एक्सप्रेशन नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री इस चीज का वो आइडल है इस चीज के लिए, बिल्कुल स्थित प्रज्ञ। जीत गए तो भी पता नहीं है कि मोटा भाई और दोनों गुस्सा कर रहे हैं या खुश हो रहे हैं, वो पता नहीं चलता है। तो ये मेंटल टफनेस माइंड में रखना। दूसरा, इस चीज को लेकर डिप्रेशन में मत आना कि मेरा टाइम खराब हो गया। टाइम सबका खराब हुआ है, तैयारी किसी की पूरी नहीं हुई है। एब्रप्ट क्वेश्चन जिसके आएंगे, ऐसे क्वेश्चन जो नहीं पढ़े और ऐसे अचानक से पता नहीं कहां से वो आरपीएससी का जो ट्रेंड है ना कि 2-4 क्वेश्चन ऐसे लाकर आपके मुंह पर मारेंगे, वो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि अंदर जाकर खोखला कर दिया आपको। सर साइंस तो किसी का ही पूरा नहीं हुआ होगा, फैक्ट टाइप से ना कुछ है साइंस में, आप कह नहीं सकते कहाँ से क्या आ सकता है, इतना है साइंस में। साइंस बहुत ज्यादा दे दिया, वो बहुत ज्यादा है सर, बहुत ज्यादा, जिससे कहते हैं मतलब एक एक टॉपिक इम्पोर्टेंट लगता है ये भी अभी पढ़ सकते हैं, ये भी पढ़ने की संभावना है। हाँ, तो वो चीज है। अच्छा, दूसरा एक, अभी अगर राजस्थान का नया बजट इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लिया हो दैट इज ओके, नहीं पढ़ा हो तो स्ट्रेस में मत आना, क्योंकि पेपर बन चुका था। तो आप सिर्फ कोड कर सकते हैं, उससे क्वेश्चंस नहीं आने वाले। इफ यू आर कोडिंग द लास्ट डेटा दैट इज आल्सो फाइन, वहां पर ये चीज मैटर नहीं करेगी। और इसके अलावा ये जो रशिया एंड यूक्रेन क्राइसिस है, ये कहीं नहीं आएगी जहां तक अंदाजा है। ये सिर्फ कुछ पॉइंट्स आएंगे कि अगर वॉर होता है तो वॉर का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, दैट इज वन थिंग। 2-3 दिन में मुझे एक बार मैसेज करके याद दिला देना। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, दैट इज कि एक आपके इसमें पॉइंट है, पॉलिटिकल ट्रेंड इन राजस्थान एंड इंडिया। राजनीतिक जो परिपाटी या राजनीतिक ट्रेंड से रिलेटेड एक पॉइंट है। मैंने कुछ चीजें उस पर कलेक्ट करने का ट्राई किया है। वैसे वो एक ऐसा टॉपिक है जिस पर क्वेश्चन क्या आता है उसकी डिमांड पर डिपेंड करेगा, और मुझे नहीं लगता कि उस पर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा कि आपको स्पेशलिटी उसमें चाहिए। नहीं सर, उसमें 1952 से आपको पूरा याद होना चाहिए, कब संघ की पार्टी आई, कब कांग्रेस आई, फिर भाजपा, फिर क्यों आई, और कहाँ बीच में ब्रेकअप भी हुआ। जैसे कल ही सतीश सिन्हा ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि राजस्थान में तीसरे दल की कोई जगह नहीं है। यस, स्टेटमेंट दिया बाकायदा। इसका मतलब समझ जाओगे कहीं ना कहीं वो ट्रेंड जो है अभी भी वो उसी वे में चलना चाह रहे हैं। लोकतांत्रिक पार्टी कितना ही चिल्ला ले कि हम अब ये पार्टी लेकर आने वाले हैं। यस, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय एंड। और वहां पर और भी चीजें हो जाती है, जैसे
एग्जामिनेशन सेंटर में गेट पर खड़े हैं, वो उधर के कमरे वाला इधर के कमरे वाला इन्विजिलेटर वो दोनों बातें करने लगे। अब हमें बार बार लग रहा है हम लिख रहे हैं वहां पर गेट पर, वो धीरे धीरे विस्परिंग ऐसा बोले जा रहा है बुन बुन। सर ऐसे केस में सच में क्या किया जाए, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि मैं एग्जाम दे रही थी, बोल दिया था तो उसने ये किया था, वो मेरा OMR शीट वाला एग्जाम था, उसने मेरी OMR यूं की यूं खींच ली, मेरे 10 के 10 जो थे ना मेरे को भरने थे फिल, वो बोले मैं फिल भी नहीं कर पाई। लास्ट में खींच ली। लास्ट में उसने मतलब जल्दी ही खींच ली सब बच्चों के सबसे पहले ही, और मैंने कहा मैडम आप सबके ले लो, तो उसने ऐसे खींची क्योंकि मैंने बहुत बोला, मैंने कहा मैम प्लीज चुप हो जाओ मेरा एग्जाम है। आपको बोलना चाहिए था ना उनको, रोक दिया। देखिए ऐसे टाइम पर क्या है कि अपना कॉन्फिडेंस काम आता है, उनको बोल देते ठीक है सर आप भी बाहर निकलोगे, हम भी बाहर निकलेंगे। ऐसे टाइम पर है ना। और ये चीज क्या टेस्ट में भी हुआ था, जैसे कि एक्चुअली में मैं टेस्ट सीरीज जैसे कि कल ही हुआ था मेरे साथ में, कल मैं टेस्ट सीरीज देने गई थी, तो मैं टेस्ट लिख रही थी, तो जो आगे जो गर्ल्स बैठी थी और पीछे जो गर्ल्स बैठी थी, दे आर डिस्कसिंग विद ईच अदर, तो उससे ये हो रहा था मेरा माइंड बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहा था, तो मुझे वही पहले वाली एग्जामिनेशन। देखिए एक चीज बताता हूँ कि एग्जामिनेशन हॉल में तो ऐसा इतना ज्यादा नहीं होगा जितना टेस्ट सीरीज में हो सकता है। यस है ना, एग्जामिनेशन हॉल में सर मान भी जाते हैं सर। लास्ट टाइम एग्जाम में एक मैम हील वाली चप्पल पहन के घूम रही थी, तो टक टक की आवाज आ रही थी, तो मैंने मना कर दिया तो बैठ गई थी सर, ऐसा नहीं है। हाँ वो मेरे साथ तो उल्टा केस हुआ, इसलिए थोड़ा सा वो कल वाला सीन देख के तो लगा नहीं सर ऐसा होता है सर। कॉलेज लेक्चरर में मेरे साथ तो सर एंड टाइम पे मेरी अंगूठी लोहे की वो नहीं निकल रही थी, तो मैंने अल्टीमेटली कहा उंगली काट दो मेरी, लेकिन एग्जाम तो मैं दूंगी। तो उन्होंने फिर टेप लगाई मेरे उस पे, उंगली पे पूरे पे टेप बांध दी। मैंने कहा कोई ना कोई तो निकल सकता है, नहीं तो काट वो यस। तो इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड होकर जाना है कि एक आध तो कोई ना कोई सर पर कुछ ऐसी घटना हो जाती है सर। लास्ट टाइम जब हमारा पॉलिटी का पेपर था, तो उन्होंने हमसे 25 मिनट पहले कॉपी ले ली थी, बोलती कि पेपर का टाइम पूरा हो गया है, और कॉपी पूरी सारे बच्चों की कलेक्ट कर ली थी। और उसके बाद में वो बाहर जाने लगी तो उनको रियलाइज हुआ कि अभी तो 20 मिनट और बाकी है, क्योंकि 5 मिनट निकल चुके थे, फिर उन्होंने वापस बांट दी। लेकिन सर जब तक हम कॉपी भर चुके थे तो हमारे पास कुछ जगह नहीं थी उसको इम्प्रूव करने की, तो सर ऐसी सिचुएशन में तो कुछ नहीं किया सकता। लेकिन सर फिर फोर्थ पेपर के लिए थोड़ा पेशेंस रखना पड़ा कि अब ऐसा नहीं होगा, और हिम्मत रखनी पड़ेगी। ऑब्वियसली मैं वही बोल रहा हूँ। अब मान लीजिए दैट इज द एक्ट ऑफ गॉड, वो एक्ट ऑफ गॉड था, वो ऐसा हो गया। अब आप कुछ नहीं कर सकते, वहां हंगामा भी करोगे, प्रशासन को इकट्ठा करोगे, अपने 5 घंटे और खराब करोगे कल के पेपर के लिए। तो उससे ज्यादा बेटर है कि ये जो हो गया इसको मैं नहीं बदल सकता, उसको ज्यादा सोचना है मत। और ये सभी चीज में होगा, मतलब कि हमारा पेपर बाय डिफॉल्ट हमें नहीं आया, ऐसा भी हो सकता है कि खुदा नहीं करे हम जो पढ़कर गए वो पेपर में नहीं आए, 40% पेपर मुझे आए ही नहीं, पर इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि जो अगला पेपर है हम उसको बिगाड़ लें। उस स्ट्रेस में मत आना, भरोसा रखो। हाँ मतलब देखिए ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म जो है वो आपको लास्ट तक मेंटेन रखना होगा, याद रखना आखिरी पेपर तक। और पेपर में क्या हुआ, कितने नंबर आ रहे हैं, कितना मैं अच्छा लिख कर आई, कितना लिख कर आया, कितने आ जाएंगे, इस बार इंटरव्यू कॉल होगा या नहीं होगा, ये हम 22 के दिन भी क्या करेंगे, तब भी बेरोजगारी है, तब भी यही डिसाइड करेंगे। तो ये 20 और 21 में डिसाइड मत करना बैठना कि घर आने के बाद हाथों हाथ उस पेपर को लेकर बैठे और बार बार उसी को देख रहे हैं। वो फिर हम बाइक सबसे अच्छा पॉजिटिव ये है कि 21 तारीख की शाम कितनी अच्छी होगी, ये सोचो अभी कितने स्ट्रेस और कुछ दिन कितने फ्री होंगे। हाँ फिर हम कश्मीर फाइल्स देखने चलेंगे, ठीक है, ये सोचना वो जरूर देखेंगे। चलिए इकोनॉमिक और वो बजट का कुछ ऐसे पॉइंट जो हम कोट कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट वाले मेरे पास हैं, सेंटर के तो है, स्टेट के मैंने नहीं शेयर कर देना, क्योंकि थोड़ा सा एक्चुअली में हो रहा है कि उसको ना मतलब